Okay, good evening everyone. I know you guys are doing absolutely fine, so let's continue our discussion. कल हमने 700 सीरीज डिस्कस करना शुरू किया था एंड वी स्टार्टेड विद टाइप्स ऑफ ओपिनियन. नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट में हमारे पास क्या क्या कोर एलिमेंट्स या कंटेंट्स आते हैं वो हमने डिस्कशन शुरू किया था. वहीं से थोड़ा कंटिन्यू करते हैं. लेट्स रिवाइज फर्स्ट दोज एलिमेंट्स एंड देन विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स. नोटबुक में आ जाएगी अपने. नोटबुक में कल आपने लिखा होगा दो टाइप के ओपिनियन, बराबर है. कौन कौन सा दो टाइप लिखा था? मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड. ऑब्वियसली मॉडिफाइड पे डिटेल्ड डिस्कशन आज ही होगा. दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टैंडर्ड कॉल्ड एज 705, जहां पर हम मॉडिफिकेशन कब आता है, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जब हमने 700 सीरीज में पहला स्टैंडर्ड दैट इज एसए 700 पढ़ा, इट टॉक्स अबाउट नॉर्मली आपका ओपिनियन जो है वो कौन कौन सा हो सकता है. एंड नॉर्मली जब हम ऑडिट रिपोर्ट बना करके देते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं. तो एग्जाम में स्पेसिफिकली कोई एक पार्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए हम सारे कंटेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड डिस्कसिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आवर ऑडिट रिपोर्ट. ऑब्वियसली वी स्टार्टेड विद, सबसे पहले टाइटल आएगा जहां पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऐसा हेडिंग आता है. आफ्टर दैट वी हैव अ अड्रेसी, नॉर्मली रिपोर्ट किसके लिए बनाया जा रहा है, जहां पे नॉर्मली रेफरेंस आता है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. देन वी हैव अ स्टेटमेंट दैट इट्स अ रिपोर्ट ऑन एसएफएस. या तो एसएफएस पे रिपोर्ट रहेगा या सीएफएस पे रहेगा. ऐसा एक स्टेटमेंट क्लियरली आएगा जिससे पता चलेगा रिपोर्ट एसएफएस पे है या सीएफएस पे है. देन वी हैव आवर एक्चुअल ओपिनियन पैराग्राफ. I want everyone to read the content under opinion heading. कल क्या लिखा था आपने, चेक कीजिए कि ओपिनियन हेडिंग के अंदर दो पैराग्राफ आते हैं. याद है क्या? पहला वाला जहां पर इंट्रोडक्टरी कंटेंट आएगा. फटाफट से रिवाइज कर लीजिए क्या क्या इंट्रोडक्टरी कंटेंट आना चाहिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी जो नोटबुक में कल लिखा था फटाफट से पढ़िए. हम ये क्लियरली स्टेट करेंगे कि हमने किस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंडिविजुअल चीजें कवर की थी, वो डिस्कशन होगा. रेफरेंस आएगा कि कौन सा पीरियड कवर किया था या स्पेसिफिक डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या था. ये सब चीज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आना चाहिए. इसके बाद में आएगा हमारा एक्चुअल ओपिनियन. भाई ओपिनियन कैन बी ईदर क्लीन ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन. आज उस पर थोड़ा और डिस्कशन होगा डिटेल में कि नॉर्मली मॉडिफाइड ओपिनियन अगर आएगा तो लैंग्वेज कैसा होगा, हाउ लैंग्वेज विल चेंज इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. आज वहां पर और डिस्कशन होगा. बट अभी के लिए ओपिनियन हेडिंग में थोड़ा इंट्रोडक्टरी कंटेंट आता है, फिर एक्चुअल ओपिनियन आता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आफ्टर दिस देयर वाज अ हेडिंग कॉल्ड एज बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग. देखो, जो हमारा ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट था वहां पर क्लीन रिपोर्ट के केस में ये पैराग्राफ नहीं आता था. बट आजकल जो हम रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट यूज करते हैं वहां बेसिस फॉर ओपिनियन हमेशा आपके ऑडिट रिपोर्ट में आता है. वेदर यू आर गिविंग अ क्लीन ओपिनियन और अ मॉडिफाइड ओपिनियन डज नॉट मैटर, ये पैराग्राफ हमेशा ही आएगा. नॉर्मली इस पैराग्राफ में क्या आता है, हमारे ऑडिटर की कुछ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट हमने ऑडिट करते वक्त ऐसे इसको कंप्लाई किया है. वी वर इंडिपेंडेंट during the entire course of audit as per ethical requirements as well as the code of ethics issued by ICAI. Auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidences. उसके बिना हम हमारे ओपिनियन तक नहीं आ सकते हैं. ये सब कुछ हम नॉर्मली बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखते हैं. एंड एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं कि हमारी डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको पढ़नी है तो वो एक सेपरेट हेडिंग में मिलेगा. दैट सेपरेट हेडिंग इज कॉल्ड एज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक सेपरेट हेडिंग आता है, उसका रेफरेंस आ जाएगा बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में. अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देता हूं तो मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में ये कंटेंट एज इट इज आएगा, प्लस आपको रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्यों अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, उसके रीजन भी आपको लिखने पड़ते हैं. जनरली बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर ये कंटेंट आएगा. अगर मॉडिफाइड है तो आएगा बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन. ये कंटेंट एज इट इज आएगा, प्लस क्या आएगा, रीजन फॉर मॉडिफिकेशन. इज दिस क्लियर टू यू?
फटाफट से नोटबुक में जो लिखा है पढ़ो, रिवाइज करो, आगे बढ़ेंगे। ये अच्छे एरियाज है जहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस एक स्टैंडर्ड में रिवीजन आया दैट इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न। अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी होती है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न तो उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है SA 570 जिसमें थोड़ा रिवीजन भी आया और उन्होंने बोला अगर वो केस एप्लीकेबल हुआ तो आपके ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट हेडिंग भी आ सकता है दैट विल बी कॉल्ड एज मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। डिटेल स्टैंडर्ड है, 570 में पढ़ाएंगे। आपको नोटबुक में अभी रेफरेंस देने के लिए बोला होगा कि जब हम 570 में जाएंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक्चुअली एक दो कंपनी के एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि नॉर्मली कैसे मेरे ऑडिट रिपोर्ट में इस पैराग्राफ को यूज किया जाता है। रादर आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू कि जब 570 रिवाइज हुआ तो उसके बाद में क्या बदलाव आया, उसके पहले भी ये मैटर एड्रेस होता था मेरे रिपोर्ट में, कहां और कैसे आपको बताया जाएगा। थोड़ा इस पर डिस्कशन 706 में होगा जब हम पढ़ेंगे EOM पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ पढ़ेंगे? EOM। वहां पर थोड़ा सा इस मैटर पे और डिस्कशन करूंगा डिटेल में, और फिर जब 570 तक जाएंगे तो आपको एक अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा उस मैटर का रेलेवेंस क्या है और कैसे उसको एड्रेस करके हमारे रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो फॉर्मेट पढ़ते वक्त पता होना चाहिए। क्या मेरी रिपोर्ट में एक सेपरेट हेडिंग आ सकती है? यस। व्हाट कैन बी द हेडिंग? दैट देयर कैन बी अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ऐसा एक सेपरेट मैटर बन के आ सकता है। आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूं अभी के लिए। डिटेल डिस्कशन 570 एंड 706 के साथ ही करेंगे। दिस इज दी ऑडिट रिपोर्ट फॉर दीवान हाउसिंग, DHFL सुना आपने, एक NBFC विच क्रैश्ड फ्यू इयर्स बैक, अगर आपको पता होगा तो। नॉर्मली उसके ऑडिट रिपोर्ट में आपको देखो एक हेडिंग देखने को मिलेगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। नॉट जस्ट दिस, सिमिलर कंटेंट स्पाइस जेट के केस में भी था इन 2014-15। हालांकि तब तक 570 रिवाइज नहीं हुआ था, मैटर वही था बट डिस्कशन कहीं और हुआ था। आइडियली पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा व्हेन आई गो टू रेस्पेक्टिव एसेस, डोंट वरी। अभी के लिए सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूं कि ये एक सेपरेट पैराग्राफ बन के भी आ सकता है मेरे ऑडिट रिपोर्ट में। हर ऑडिट रिपोर्ट में आएगा जरूरी नहीं है, कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स में इंक्लूड किया जा सकता है। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। इज दिस क्लियर टू यू? चलो वापस से आ जाइए, लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग कंटेंट। मतलब मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न कैन बिकम अ सेपरेट हेडिंग। अब उसके बाद में दो पैराग्राफ्स हैं जो आजकल काफी कॉमनली देखे जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, सेकंड इज कॉल्ड एज एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। दो अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, एक है 701, एक है 706। 701 talks about CAM, 706 talks about EOM as well as other matter। पर ये जो दोनों पैराग्राफ्स है दैट इज की ऑडिट मैटर एंड एम्फसिस ऑफ मैटर, दोनों काफी क्लोज है। हालांकि दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड में डिस्कस्ड है। 701 एक नया स्टैंडर्ड लेकर के आए थे, पहले सिर्फ 706 था, अब 706 के साथ में 701 भी है। डिफरेंस क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया था, पहले कैम आने के बाद में ईओएम आ सकता है या अदर वे राउंड भी हो सकता है। यू मे इंक्लूड फर्स्ट ईओएम एंड देन कैम। एक बार सीक्वेंस को देख लीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मच वी विल प्रोसीड। फटाफट से सीक्वेंस देखिए। बराबर है। फिर आपने एक नेक्स्ट हेडिंग लिखा होगा अदर इंफॉर्मेशन, एंड आई टोल्ड यू एक स्टैंडर्ड है 720। मतलब हमारा ऑडिट रिपोर्ट एंड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट
एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट में आपके ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है। नॉर्मली उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अदर इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड बनाया है। उस स्टैंडर्ड में 720 पहले भी था, बट 720 को रिवाइज किया और थोड़ा सा ऑडिटर पे डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया कि भाई ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट तूने गो थ्रू करना जरूरी है। कुछ प्राइमा फेसिया इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, गलत मिल रहा है, तो मैनेजमेंट से डिस्कशन करना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि एनुअल रिपोर्ट में प्राइमा फेसिया कुछ गलत कंटेंट आ रहा है। अगर लेट्स से ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट में गलती नहीं है, बट जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज होने के बाद बोर्ड का अप्रूवल हुआ, एनुअल रिपोर्ट फाइनल हुआ, उसका फाइनल कॉपी में तुझे कुछ गलती मिलता है, तब भी याद रखना ऑडिटर हैज अ राइट एज वेल एज ड्यूटी टू अटेंड द जनरल मीटिंग। यस और नो? वहां पर आपको फाइनल कॉपी भी देखने को मिलना चाहिए और उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा आपको ओवरव्यू अभी दिया है। ये अदर इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट विच इज अदर देन ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन होता है वो अदर इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसके रिगार्डिंग 720 एक डिटेल स्टैंडर्ड बनाया है जिसको डिस्कस करेंगे। आपने डैश करके रेफरेंस दिया होगा, रेफर एसए 720। आपको समझा होगा कि ऑडिट रिपोर्ट में भी जो कंटेंट आने वाला है वो अलग अलग स्टैंडर्ड से आएगा, तो हर स्टैंडर्ड को समझना जरूरी है पूरे रिपोर्ट को बनाने के लिए। अभी ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है वो आपको समझा दूं, इंडिविजुअल कंटेंट रेस्पेक्टिव एसए में डिस्कस किया जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? देखो एक बात समझो, सिर्फ आपको 720 2 मिनट के लिए बोल दूं वो फाइनल लेवल के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। वो आपको सिचुएशन देगा, उसको एड्रेस करने के लिए आपको डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा, पूरा अप्रोच एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक सिर्फ जनरल डिस्कशन विल नॉट बी सफिशिएंट एट अ फाइनल लेवल। राइट नाउ आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू, बट इंडिविजुअली हर ऐसे को डिटेल में डिस्कस करना ही पड़ेगा। सफिशिएंट टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऐसे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करना मुश्किल होगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? आगे बढ़े, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में अब क्या बचा है। इफ यू सी नेक्स्ट, दो चीज हैं जो ओल्ड रिपोर्ट में भी थी, नई रिपोर्ट में भी है। एक पैराग्राफ होता है, उसको पहले हम बोलते थे स्कोप पैराग्राफ। क्या बोलते थे? स्कोप पैराग्राफ। दिस यूज्ड टू इंक्लूड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अभी भी रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में आता है, बट यहां पर एक छोटा सा चेंज है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उतना ही कंटेंट है, देयर इज नो मेजर चेंज, बट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखेंगे, मतलब यहां पर मैंने रेफरेंस दिया है एक नोट का, बिकॉज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना डिटेल में इंक्लूड करते हैं। आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट निकाल के अगर देखेंगे, लेट मी जस्ट शो यू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट। देखो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलमोस्ट इतना कंटेंट हर ऑडिट रिपोर्ट में अंडर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ आता है। इट्स इन एक्सट्रीम डिटेल। अब सर ये पैराग्राफ में है क्या? सिंपल शब्दों में पूरे एसेज में से जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं, एग्जांपल 315 रिस्क असेसमेंट, 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, 320 मटीरियलिटी, 701 कैन, हर स्टैंडर्ड में ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है। 701 बोलेगा कि कैम के लिए ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, 315 बोलेगा रिस्क असेसमेंट के लिए ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर स्टैंडर्ड में ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लिखा है। उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स में से जो रेलेवेंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें निकाला और ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में ऐड कर दिया। इट्स मोर लाइक अ समरी ऑफ ऑल योर इंपॉर्टेंट एसेज। मतलब लिटरली हम सारे एसेज का डिस्कशन खत्म करेंगे। आई विल ब्रिंग यू बैक इन दिस चैप्टर, आई विल शो यू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल रीड अलॉन्ग विथ मी एंड यू विल रियलाइज वो हर स्टैंडर्ड का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है बस उन्होंने एक पैराग्राफ में लिखा और उन्होंने उस पैराग्राफ को बिल्ड किया है। कभी भी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा याद करने का ट्राई मत करना। सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, एक लिस्ट ऑफ एसेस दूंगा, वो एसेस के रिगार्डिंग जो दिमाग में पहला सेंटेंस आएगा तुम अगर वो लिखोगे तुम्हारा पैराग्राफ बन जाएगा। यहां पर कुछ भी अलग नहीं है, सारे एसेस का ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट को उन्होंने इकट्ठा करके लिखा है। देयर इज नो पॉइंट रिमेंबरिंग द एंटायर 2 पेजेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल एसेस,
Trust me, every word which is there is from the respective essay only, because obviously ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी किधर है? स्टैंडर्ड्स में लिखी है. अब हर स्टैंडर्ड में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा होगा, उन्होंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को पिक किया और ये पैराग्राफ को बिल्ड कर दिया. मतलब सर इस पैराग्राफ में मुझे अभी कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, हर ऐसे पढ़ने का जरूरत है. आफ्टर दैट आई विल रिविजिट एंड आई विल शो यू कि यहां पे हर लाइन आपको आराम से समझ में आएगी. इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक में चाहिए, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब आपको मालूम रहेगा, एकदम बेसिक है. Who is responsible to prepare and present financial statements? Management. And are they expected to prepare financial statements as per applicable FRF? याद है क्या वर्ड एक और सुना होगा आपने? एप्लीकेबल FRF. याद है क्या वर्ड? दैट्स नथिंग बट इंडिया के लिए इंड AS/AS प्लस शेड्यूल 3, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है एंड प्रेजेंट करना है. लॉजिकल चीज है. कहना इसे ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से अगर बनाना है तो कंपनी में अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स भी लगाने पड़े होंगे. आपने एक वर्ड सुना होगा IFCs, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. पर ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में इंटरेस्टेड होता है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होते हैं. देखो कंट्रोल्स तो बहुत सारे हैं, एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल देता हूं. थिंक अबाउट एयरलाइन इंडस्ट्री. इन एयरलाइन इंडस्ट्री मेरा फ्लाइट टाइम पे लैंड होना चाहिए, टाइम पे टेक ऑफ करना चाहिए, इसके लिए भी तो कंट्रोल लगेगा. बट वो कंट्रोल का स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए रेलेवेंस कम है. मतलब तुम फ्लाइट्स को ऑपरेट कैसे करते हो, इसमें ऑडिटर का रेलेवेंस बहुत कम है. ऑडिटर इज मोस्टली फोकसिंग ऑन दोस कंट्रोल्स जो मेरे फाइनेंशियल रिपोर्ट से ज्यादा रिलेटेड है. तो मतलब इन सिंपल टर्म्स, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोल्स इन द कंपनी बट नॉट ऑल कंट्रोल्स आर रेलेवेंट फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर. फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ओनली दोस कंट्रोल्स आर रेलेवेंट विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्या वो कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड है? अगर हां तो मेरे लिए रेलेवेंट होगा. यही वर्ड है IFC का, जो आगे आपको बताएंगे. एक सेक्शन है 143, उसमें कुछ ड्यूटी दिया है ऑडिटर का, जहां पर एक सबसेक्शन 3 के अंदर बोला है ऑडिटर को IFCs पे ओपिनियन देना पड़ता है. बट उन्होंने बोला है ओनली दोज IFCs विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मतलब इस पे डिस्कशन होगा, बट अल्टीमेटली कंट्रोल बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का. कंट्रोल को अच्छे से इंप्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का. और ये कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं? ताकि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कम से कम गलतियां होनी चाहिए. तो हम फ्रॉड या एरर्स को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए मैनेजमेंट कंट्रोल लगा रहा है. इसके लिए मैनेजमेंट क्या लगा रहा है? कंट्रोल. तो हमें इंटरनल कंट्रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी हुई है? मैनेजमेंट को दी हुई है. तो ये मेरे मैनेजमेंट के 2 कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. एक बार बराबर से पढ़िए. 100% आप इंटरमीडिएट से पढ़ के आए हो. फाइनल लेवल पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछना काफी अनयूजुअल है. बट एक बार रीड कर लेते हैं, समझ में आना चाहिए. देखो क्या बोलता है. This section of auditor's report shall describe management's responsibility. Number 1 देखो क्या बोलता है. Preparing the financial statements as per applicable FRF and designing and implementing such internal controls which are necessary for preparation of financial statements, ताकि वो क्या हो सके? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. मतलब फ्रॉड या एरर्स नहीं होने चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, इसलिए अच्छे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे. अब ये कंट्रोल्स के कैटेगरीज, एग्जांपल्स सब बताएंगे चैप्टर 4 में. कंट्रोल से नहीं, वी विल स्टार्ट द डिस्कशन विद द वर्ड रिस्क. रिस्क के बाद पता चलेगा कंट्रोल लगाने का जरूरत है या नहीं है. और फिर डिस्कस करेंगे कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, वो कैसे चेक करके ओपिनियन देगा, कहां ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, सब डिस्कशन होगा. अभी के लिए इट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स. अच्छे कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे. ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इस पॉइंट नंबर 1 and 2 क्लियर टू यू. थर्ड पॉइंट फिर से गोइंग कंसर्न रिलेटेड है. रीड कीजिए, 570 में आएगा. असेस करना चाहिए एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. ये असेस पता है कौन करेगा? मैनेजमेंट. ये काम मैनेजमेंट का होता है, बिकॉज अल्टीमेटली
हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द कंपनी? मैनेजमेंट। अगर कंपनी में कोई गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है, सबसे पहले मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए, तो उन्होंने एवरी ईयर एक असेसमेंट करना चाहिए। क्या ऐसा कोई चेंजेस आया है मेरे बिजनेस में जिसकी वजह से मेरे को लगता है कंपनी में गोइंग कंसर्न इशू आ सकता है? यह असेसमेंट मैनेजमेंट ने करना चाहिए। इसके बाद में मैनेजमेंट ने बोलना चाहिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है और हम उस बेसिस पे ही अकाउंटिंग करना चाहते हैं। यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का है। देखो, assessing the entity's ability to continue as a going concern and whether the use of going concern basis is appropriate, ये सब कुछ responsibility किसका है? मैनेजमेंट का है। This will come in detail under SA 570 पॉइंट नंबर 1 and 2 आई एम श्योर आप सबको पता रहेगा। फटाफट से 3 पॉइंट को समराइज करके लिख के क्लोज करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। Management's responsibility for financial statements, write down point number A, to prepare financial statements as per applicable FRF, to prepare financial statements as per applicable FRF, to prepare financial statements as per applicable FRF. Number 2, to design and implement, to design and implement such internal controls to ensure preparation of financial statements, to ensure preparation of financial statements free from material misstatements, to ensure preparation of financial statements free from material misstatements. सिंपल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे कंट्रोल्स को डिजाइन करके इंप्लीमेंट करना ताकि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बराबर से बन पाए, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका है? मैनेजमेंट का है। कंट्रोल्स पे डिटेल्ड डिस्कशन होगा, सिर्फ आपको यहां पर एक जनरल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतना ही बताया है। इस पॉइंट नंबर ए एंड बी क्लियर टू यू? राइट डाउन नंबर सी, परफॉर्मिंग assessment of entity's ability, assessment of entity's ability to continue as a going concern, assessment of entity's ability to continue as a going concern, ब्रैकेट्स में लिखो, also refer SA 570, जहां पे डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट करना चाहिए क्या, अगर नहीं किया है तो ऑडिटर क्या करेगा, कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, वो सब 570 में आएगा। ये स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। ये चीज पता है आपको डीआरएस में भी आता है, याद है क्या वर्ड डीआरएस? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। याद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है, वहां भी ये गोइंग कंसर्न वाला मैटर आता है। एप्लीकेबल एफआरएफ की जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वर्डिंग आता है। मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग नहीं है, वैसा ही है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं। कहना इसे एकदम सिंपल है चीज। हाँ बोलिए। तो क्या करेंगे? अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करेगा मतलब सोच क्या होगा, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, मतलब गलती हो गई, विल आई गो टू मॉडिफिकेशन। इफ कंट्रोल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्या कंट्रोल पे सेपरेट ओपिनियन आता है? याद है 143 में एक सेपरेट ओपिनियन आएगा एज एन एक्सचर, वहां पर मॉडिफिकेशन दूंगा। मतलब जब भी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा, ये ऑलमोस्ट मेरे लिए एक मिसस्टेटमेंट वाली सिचुएशन होगी। So I will decide whether I need to go to 705 or not। यहां मैं बोलता हूं जनरली ये काम मैनेजमेंट का है। यहां प्रॉब्लम अगर है तो मुझे ऑडिट रिपोर्ट में अलग एरियाज में उसका इंपैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली वो 705 में आएगा एज अ मॉडिफाइड ओपिनियन। कंट्रोल्स के रिगार्डिंग ध्यान रखना, एक सेपरेट रिपोर्ट आती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एनेक्सर इंक्लूड करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के साथ में। एक एनेक्सर होता है कारो और दूसरा एनेक्सर होता है रिपोर्ट ऑन आईएफसीज। लेट मी शो यू अभी 1 मिनट के लिए। ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होगा,
कंप्लीट होने के बाद में कैन यू सी एनेक्शन नंबर 1, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एज पर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर आई। और यहां पर भी तुम नोटिस करोगे, देखो अल्टीमेटली आने वाला मेरा ओपिनियन ही है। अगर मैनेजमेंट बराबर से काम नहीं कर रहा है, अच्छे कंट्रोल नहीं लगा रहा है, तो मैं यहां पे क्लीन ओपिनियन नहीं दूंगा, इधर भी मॉडिफिकेशन दूंगा कि कंपनी के कंट्रोल्स एडिक्वेट नहीं है या बनाए ढंग से बट ढंग से ऑपरेट नहीं करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली इफ आई बिलीव मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे रिपोर्ट में वो मॉडिफिकेशन बन के आ सकता है, चाहे मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा या मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन कंट्रोल्स आएगा, इस तरीके से उसको इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ, इसके लिए 570 में जाना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दिस, आई शुड नो व्हाट आर द फैक्टर्स जो मेरे गोइंग कंसर्न को इंपैक्ट करते हैं। वो जो वर्ड है ना मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो कैसे पता चलेगा? कुछ अगर याद होगा इंटरमीडिएट में, देयर आर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स एंड अदर इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स का एक लिस्ट मिलता है जिसको आपने ऑब्जर्व करना चाहिए, ऐसा कुछ कंपनी के बिजनेस में हो रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एक इंपॉर्टेंट कस्टमर है, समझ लो मेरा बात, दैट कस्टमर इज फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी। तो कहना इसे हो सकता है मेरा अगर जो कोर रेवेन्यू जिस एक कस्टमर पे डिपेंडेंट है, अब वो रेवेन्यू सिग्निफिकेंट लॉस होने वाला है, सो आई मे लूज अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? या हो सकता है मेरा एक कोर सप्लायर है, वो कोर सप्लायर मेरा कोई कॉम्पिटिटर टेक ओवर कर रहा है, जिसकी वजह से शायद मेरा सप्लाई के ऊपर डिसरप्शन आने वाला है आइडियली। मतलब कोई ना कोई ऐसा हिंट मिलेगा जिससे तुम्हें इंडिकेशन होगा कि कंपनी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब मैं मैनेजमेंट से पूछता हूं हैव यू परफॉर्म्ड असेसमेंट, दे से यस, आई आस्क देम फॉर अ रिपोर्ट। How have you performed the assessment? Have you taken the help of a third party? Have you done this on your own ideally? ये सब 570 में लिख करके दिया है। मतलब वो सिचुएशन ना डेडिकेटेड ऐसे में बराबर से आएगा, डोंट वरी। अब इसे भी एक ओवरव्यू दिया बिकॉज यू आस्क्ड द क्वेश्चन। या इन केस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, is it possible? You have to wait for it. It is possible, but the situation is, if you remember, इन्होंने 143 जब बनाया तो क्या बोला, सारे कंपनी के आईएफसी पे ओपिनियन दे दो। बाद में उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया that there are smaller companies which may not have IFCs but still are doing businesses properly। तो एक स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड में जो बोलता है कंट्रोल्स बराबर नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि देयर विल बी अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। But if the controls are not working properly or are not designed properly, there is a risk that there can be material misstatements. So you have to give a modified opinion also. It's not a compulsion. ये subjective रहेगा, पर auditor needs to be really sure कि मैं कैसे conclude करूँ इसके बारे में। इसके लिए तुमको थोड़ा IFC पढ़ना पड़ेगा। Just FYI, एक guidance note भी है। This is guidance note on Caro। मैं थोड़े दिन पहले ही इंटर में पढ़ा रहा था तो। Guidance note on, just 1 second, देखो there is a guidance note on audit of IFCs। इस वजह से पता चलता है कि IFCs में ऑडिटर के लिए रेलेवेंट क्या है, एंड देन हाउ डू आई कम टू अ कंक्लूजन कि एग्जैक्टली मेरे एनेक्शन में क्या आना चाहिए। और यहीं पर आपको बताएगा ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जब कंट्रोल्स शायद बराबर नहीं होंगे बट स्टिल देयर इज नो गारंटी दैट देयर विल बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये सब ऑब्वियसली गाइडेंस नोट में आने वाला है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हर सिचुएशन का देखो, अब तुम मुझसे मांग रहे हो कंसल्टिंग डायरेक्टली कि ऐसा कर सकते हैं क्या, समझ रहे हो मेरा बात, मैं तुम्हें आंसर दे सकता हूं, पर ऑब्वियसली बाय द टाइम यू रीच दैट कंक्लूजन आपको बहुत सारी चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी। सो योर ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग इज नॉट रॉन्ग, इट इज ऑन पॉइंट, बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट गिव यू एन आंसर इन वन गो डायरेक्टली कि इस वजह से ऐसा होगा। यू हैव टू रेफर टू रिस्पेक्टिव एरियाज। आई होप तुम्हारे मैनेजर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम मेरे से आके पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो ना। चलो जाने दो अभी के लिए। डू यू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज? कैन वी गो नेक्स्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर्स। ओ बिफोर आई फॉरगेट, मैं भूल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। आई एम वेरी हैप्पी फाइनल में कोई क्वेश्चन तो पूछ रहा है। दूसरा चीज, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लिखते हैं ना, कभी कभी एक वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, एंड नोटिस करना टीसीडब्ल्यूजी का भी रेफरेंस आता है, चेक करना। आरआईएल का रिपोर्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ईयर छोड़ दो, फॉर्मेट देखना, responsibilities of management and can you see a word, मतलब दोनों का रेफरेंस आता है। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है,
हो सकता है, अच्छा टीसीडब्ल्यूजी मतलब तुम्हारे लिए ऑडिट कमिटी अज्यूम कर लो एक एग्जांपल, देयर कैन बी अदर कमिटीज आल्सो, फॉर रेफरेंस लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट कमिटी। हो सकता है कुछ कंपनीज में जो आपके टीसीडब्ल्यूजी है वो सबके सब मैनेजमेंट के पार्ट है, इट्स अ स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड, 4-5 डायरेक्टर है, वो लोग ही डे टू डे बेसिस पे बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वही मैनेजमेंट है, वही बीओडी है और वही टीसीडब्ल्यूजी है। तो कहना इसे वहां तो मैं बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट दैट विल इंक्लूड एवरीवन। बट अगर लिस्टेड कंपनीज का बात करता हूं, लेट्स से टीसीएस एंड ऑल, दे हैव अ डेडिकेटेड ऑडिट कमिटी। आपने सुना होगा मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सुना है ना आपने आइडियली। दैट मींस नॉट एवरीवन हु इज मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड नॉट एवरीवन हु इज पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दो अलग अलग लोग हो सकते हैं ना, तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलता हूं। जनरली लिस्टेड कंपनी में अगर मैं बोलता हूं कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, इन 10 में से हो सकता है 2 या 3 लोग मैनेजमेंट है, जो मेरे होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, जो बिजनेस को रन करते हैं। मेरे कंपनी का सीईओ हो गया, सीटीओ हो गया इन केस ऑफ स्टार्टअप्स, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीओओ हो सकता है, जो मेरे बिजनेस को रन करते हैं, दे आर माई मैनेजमेंट। देयर कैन बी अदर डायरेक्टर्स हु आर पार्ट ऑफ माई कमिटी, लेट्स से ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177। दिस विल बी कॉल्ड एज TCWG। समझ रहे हो मेरा बात? तो नॉर्मली सेक्शन 177 एंड सेबी का LODR, सुना है क्या वर्ड, लिस्टिंग एंटिटीज के लिए ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, वहां पर भी ऑडिट कमिटी के बारे में बहुत जिक्र किया है। हालांकि आपके सिलेबस में सेबी का LODR ऑडिट में था, एक चैप्टर के अंदर ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो भी निकाल दिया है। कुछ रेफरेंसेज आए हैं जो जरूर मैं डिस्कस करूंगा अभी के लिए। तो इनडायरेक्टली ऑडिट कमिटी जो है ना, जो टीसीडब्ल्यूजी है, इनका काम है मैनेजमेंट के काम को सुपरवाइज करना। रादर ऐसा बोल सकते हैं पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसे सुपरवाइज करना। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर से बन रहे हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त मैनेजमेंट अपने जजमेंट को बराबर से यूज कर रहा है क्या, अरे ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ये भी काम ऑडिट कमेटी का है चेक करने का। तो कहना इसे टीसीडब्ल्यूजी का भी एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर है कि नहीं है। तो अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग है तो हमारा जो हेडिंग है ना वो बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। अगर वो सेम हुआ तो सिर्फ वर्ड मैनेजमेंट आएगा। मतलब आप कभी कभी रिपोर्ट में ऑब्जर्व करेंगे कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आएगा, बिकॉज all those who are part of TCWG they are not part of management ideally। मतलब दोनों में क्या है डिफरेंस है, there is a separate audit committee in place। is this clear to you? ये एक हेडिंग क्या होता है, कभी कभी बदल जाता है, मुझे पता होना चाहिए। these questions are common in interview। मतलब अभी ये तुमको एग्जाम में आईसीआई को पूछ के मजा नहीं आएगा, बिकॉज 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ये गलती से कराया तो MCQ आ सकता है और कुछ नहीं है। बट क्वालिफिकेशन के बाद में सामने वाला अगर तेरे को ऑडिट रिपोर्ट पे इवैल्यूएट करेगा, वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्मली रिपोर्ट में ऐसा बदलाव जो आता है वो क्यों आता है। तो इसलिए नॉलेज के लिए मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी का भी रेलेवेंस आ सकता है इफ दे आर डिफरेंट। दैट मींस नॉट एवरीवन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रहेगी। एक लाइन भी आता है देखो, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट वर्ड नहीं है, क्या वर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिकॉज बीओडी इज ब्रॉडर वर्ड, 10 डायरेक्टर हैं, कुछ मैनेजमेंट है, बचे हुए किधर जाएंगे, कमिटी में जाएंगे। तो कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द कंपनीज एंटायर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सुनो, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के बाद नहीं बोल रहे, ओवरसी करने का बात कर रहे हैं। मतलब इन सिंपल टर्म्स मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ऑडिट कमिटी उसे सुपरवाइज करता है, ऑडिट कमिटी इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट बराबर से काम करे। तो इन सिंपल टर्म्स व्हेन आई यूज द वर्ड बीओडी आई एम टॉकिंग अबाउट टीसीडब्ल्यूजी, आई एम टॉकिंग अबाउट टीसीडब्ल्यू। थोड़ा समझ में आया क्या? ये कुछ वर्ड्स हैं, व्हेन दे प्ले विद देम यू शुड नो द रेलेवेंस ऑफ दीज वर्ड्स। एग्जाम के लिए तो कुछ ग्रेट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट क्लियर टू यू? कैन वी गो नेक्स्ट? नोटबुक में जाइए, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। Auditor's responsibility for the audit of financial statement. Auditor's responsibility for the audit of financial statements. डैश करके लिखो, read after
all significant essays. Read after all significant essays. जब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अदर स्टैंडर्ड्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद में नोट नंबर 1 और 2 पे जाएंगे एंड ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? वो नोट का रेफरेंस देके रखा है, घबराइएगा मत. मुझे मालूम है ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा चैप्टर है जहां आपको वापस आना ही पड़ेगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट भी यहां से नहीं करना इज ऑल्सो अ चैलेंज, बिकॉज आगे हर स्टैंडर्ड में 705 या 706 का रेफरेंस आएगा. वो समझने के लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है, बट वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल व्हेन वी फिनिश ऑल दी एसेस. ये हो गया मेरा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब क्या बचा है? 2 मेन चीज बाकी है. एक होता है अदर मैटर पैराग्राफ. कौन सा पैराग्राफ? अदर मैटर पैराग्राफ. जरूरी नहीं है हर केस में आएगा. 706 ने कुछ सिचुएशंस दी है जहां पे अदर मैटर पैराग्राफ आ सकता है. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. 706 पढ़ाएंगे आपको, अगला स्टैंडर्ड 705 होगा, उसके बाद 706 ही आने वाला है. एक एग्जांपल देता हूं. हैव यू हर्ड ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? जब लास्ट ईयर में ऑडिटर नहीं था, समवन एल्स वाज द ऑडिटर. बराबर है कि नहीं है? या लास्ट ईयर कोई भी ऑडिटर नहीं था, इस साल अगर मुझे एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो मुझे मेरे यूजर्स को बताना होता है कि लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ था क्या. अगर हुआ था तो किसने किया था, उसने कैसा रिपोर्ट दिया था, उसके रिपोर्ट का डेट क्या था. मतलब आई नीड टू टेल माई यूजर्स दैट आई वॉज नॉट द ऑडिटर फॉर प्रीवियस ईयर, बिकॉज जनरली लोग अज्यूम करते हैं इस साल जो साइन कर रहा है लास्ट ईयर भी शायद वही रहेगा, बिकॉज जनरली हर साल ऑडिटर नहीं बदलता है. एंड अब तो कंपनीज एक्ट बोलता है वी अपॉइंट द ऑडिटर फॉर 1 टर्म ऑफ 5 years. को मालूम रहेगा ये चीज. सो कैन आई से हर साल ऑडिटर रिवाइज होना इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल. तो जनरली व्हेन वी मेक अ रिपोर्ट पीपल अज्यूम कि लास्ट ईयर में ही ऑडिटर रहेगा. इसीलिए बताना जरूरी होता है कि लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था, उसने कौन सा ओपिनियन दिया था, उसका ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या था. डोंट वरी, आई हैव इन्वॉल्व्ड अ गुड एग्जांपल. आपको डिटेल में 706 में पढ़ाऊंगा, 510 में भी पढ़ाऊंगा, जहां पर आएगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है. तो ऐसा एक पैराग्राफ भी आता है, दैट इज कॉल्ड एज अदर मैटर पैराग्राफ. नोटबुक में जाइए, लिखिए नेक्स्ट अदर मैटर पैराग्राफ, डैश करके लिखो. When SA 706 when SA 706 requires when SA 706 requires the auditor to include OM paragraph in his audit report. To include OM paragraph in his audit report. 706 पढ़ेंगे, वहां पे कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, जब पता चलेगा कब कब मेरे रिपोर्ट में OM पैराग्राफ आना चाहिए, तो मैं इसको OM पैराग्राफ को इंक्लूड कर सकता हूं. इज दिस क्लियर टू यू? अब आएगा लास्ट पार्ट, राइट नाउ, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Other reporting responsibilities. ब्रैकेट्स में लिखो, एक वर्ड सुना होगा आपने, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. डैश करके लिखो. Refer section 143 subsection 3. Refer section 143 subsection 3, comma subsection 11, etc. अगर आपको पता होगा कारो, आपको पता होगा रिपोर्ट ऑन IFCs एंड अदर प्रिंसिपल असर्शंस जो 143 सबसेक्शन 3 में दिए हैं, ये सब कुछ मेरे ऑडिट रिपोर्ट के एक आखिरी हेडिंग में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ऐसा आपका एक सेक्शन आता है ऑडिट रिपोर्ट में, जहां पर 143 सबसेक्शन 3 बोलता है कुछ चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा कि हमने ऑडिट के दौरान सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन किया है क्या, हैव कंपनी कंप्लाइड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब और छोटी छोटी चीजें आएगी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज होती है, एक होता है कारो का रेफरेंस एंड एक होता है IFCs पर जो आपने ओपिनियन दिया होगा ना उसका रेफरेंस. 2 रेफरेंसेस
डेफिनेटली इंक्लूड किए जाते हैं. वन इज अबाउट कारो एंड वन इज अबाउट रिपोर्ट ऑन IFCs. Let me just show you the references. There is some printing error. Unfortunate. Let me show you other report. This is on RIL. ICICI Bank. Report on other legal and regulatory requirement. 143 subsection 3 का reference आएगा. में annexure A. With respect to adequacy of IFCs, हमने separate annexure number A include किया है, which is my opinion on internal financial controls. Obviously कारो नहीं आएगा, आपको मालूम रहेगा कारो is not applicable for a banking company. We have LFAR, long form audit report, which is submitted to the RBI. कुछ तो ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूं, बराबर है, इतना तो याद रहेगा. तो यहां हम कारो नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है. इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, एनेक्शन नंबर बी विल बी योर कारो. इज दिस क्लियर टू यू? इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट चीज है, आखिरी में क्या आने वाला है आपको मालूम रहेगा. फर्म का नाम, सिग्नेचर, प्लेस डेट, बराबर है कि नहीं है? छोटी छोटी चीजें, फटाफट से हेडिंग देखो, क्लोज करो. देखो, आफ्टर दिस वी हैव सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, लोकेशन, जिस लोकेशन, पुणे उन्हें जो भी आप जहां पे रहेंगे, द लोकेशन वेयर यू हैव साइंड द रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये सब चीजें आनी चाहिए. लिस्ट बना दो, क्लोज करते हैं. नोटबुक में लिखो नेक्स्ट, फर्म्स नेम, फर्म्स नेम, नेक्स्ट फर्म्स रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर्स नेम, partners membership number, partners name, next partners membership number, next place, comma, date and signature, place, date and signature. एकदम टाइम पास है, आपको मालूम रहेगा. सिर्फ रेफरेंस के लिए एक बात बोल देता हूं. अब फाइनल का जो नया सिलेबस है, कुछ अच्छी चीजें हैं. एक एग्जांपल के लिए, सिग्नेचर के ऊपर भी मॉड्यूल में बढ़िया कंटेंट है. नॉर्मली हु कैन साइन, हु शुड साइन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट? इफ इट्स एन इंडिविजुअल, ऑब्वियसली द पर्सन हु इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड साइन, बराबर है कि नहीं है? इफ इट्स अ फर्म, एंगेजमेंट पार्टनर और एनी पार्टनर, only an engagement partner. Tax audit नहीं, I'm asking about statutory audit, financial statement audit. Firm का statutory audit नहीं बेटा, firm doing the statutory audit of a company. Who should sign? Let's say EY है, 4 partners है, all of them are chartered accountants, all of them have COP. जिसने ऑडिट किया है एंगेजमेंट पार्टनर, उसने साइन करना चाहिए, कोई भी साइन कर सकता है. Any partner of the firm is actually allowed to sign as per law, but obviously the one who has performed the audit, ideally that person should be signing. And if he is not signing, and if someone else is signing, because of the ceiling limits, 20 का लिमिट्स आपको पता रहेगा, बराबर है कि नहीं है? Because of the limit, if someone else is signing, although I have performed the audit, you get my point, there should be MOU between the partners. It's called as memorandum of understanding, that only for the signing purpose. So the point is, law बोलता है जिसको ऑडिटर अपॉइंट किया है that person should sign. लॉ क्या बोलता है? जिसको ऑडिटर अपॉइंट किया है दैट पर्सन शुड साइन, एंड यू अपॉइंट द फर्म एज द ऑडिटर, नॉट द पार्टनर. तो मैं जब EY को ऑडिटर अपॉइंट करता हूं, इट्स EY और द बाटली, SR बाटली बॉय जो इंडियन एंटिटी है, आई अपॉइंट द फर्म एज द ऑडिटर, नॉट अ स्पेसिफिक पार्टनर. सो एनी partner of that firm who is a chartered accountant with a COP can sign on behalf of the firm. Generally हम assume करते हैं जो engagement partner है जिसने audit किया है उसने sign करना चाहिए, पर actually में मेरा जो पूछने का logic था वो कुछ और था. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में, अब आपके केस में एथिक्स है, बराबर है कि नहीं है, वहां बोलता है अगर एक फर्म के बिहाफ पे एक पार्टनर नहीं है, कोई एक एम्प्लॉय है, लेट्स से हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट डजंट हैव अ COP,
Are you understanding my point? If that person is signing on behalf of the firm, क्या ये अलाउ किया जाएगा? नहीं. ध्यान रखना, ये आपको इनडायरेक्टली अब एसेस के अंदर भी एथिक्स के क्लॉजेस डाल देंगे. ये सिचुएशन बिल्ड करके दिया जा सकता है. ऑल्दो आई विल टीच यू प्रोफेशनल एथिक्स, तब ये सिचुएशन आएगा. और फिर से बोलूंगा कि 700 बोलता है जिसको आपने अपॉइंट किया उसने साइन करना चाहिए. तो फर्म के केस में एनी ऑथराइज पार्टनर हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद अ सीओपी इज अलाउड टू साइन. बट इसका लॉजिक है सिर्फ पार्टनर ने साइन करना चाहिए. इट शुड नॉट बी एनी पर्सन अदर देन अ पार्टनर. बट एक चीज और है, एलएलपी बराबर है. एलएलपी में हो सकता है ना, माय वन ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस पार्टनर ने साइन नहीं करना चाहिए. इसलिए वर्ड क्या है? एज पर लॉ दैट पर्सन शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ सीओपी एंड शुड बी अ पार्टनर इन द फर्म. वही इंसान एक्चुअली में साइन कर सकता है. बात समझ में आया क्या? सो इट्स नॉट अ कंपल्शन दैट एंगेजमेंट पार्टनर ओनली हैज टू साइन. इट कैन बी साइंड बाय एनी ऑथराइज पार्टनर ऑफ द फर्म. नॉर्मली सीलिंग लिमिट की वजह से कोई दूसरा पार्टनर साइन कर सकता है. इज दिस क्लियर टू यू? तो आपको यही बता रहा हूं, आपको अब जब पढ़ना है, स्टैंडर्ड भी पढ़ना है, सेक्शन भी पढ़ना है. सेक्शन 145 टॉक्स अबाउट दिस. आपको साथ में एथिक्स भी समझ में आना चाहिए. ऐसे रेफरेंसेस आएंगे जब हर जगह पे डिस्कशन हो जाएगा. एंड व्हेन यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी, कीप ऑल दीस थिंग्स इन माइंड. व्हेन यू रीड, यू शुड बी एबल टू रिलेट वेरी इजीली. लेट मी शो यू हमने हमारे मॉड्यूल्स में कैसे इंक्लूड किया है. हालांकि डिस्कशन एथिक्स होने के बाद में ही कर पाऊंगा, बट रेफरेंस के लिए देखो, सिग्नेचर पे जनरल डिस्कशन किया है. ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइंड, ऑब्वियसली शुड बी साइंड बाय द ऑडिटर. If it's an individual in the personal name, if it's a firm तो पर्सनल नेम पार्टनर का तो आएगा ही आएगा, एज वेल एज नेम ऑफ ऑडिट फर्म आना चाहिए. बराबर है कि नहीं है? फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का मेंबरशिप नंबर, सब कुछ आएगा. साथ में देखो एक नोट नंबर 3 का रेफरेंस दिया है. अब नोट नंबर 3 में नीचे आना पड़ेगा आपको. हर स्टैंडर्ड के लास्ट में कुछ नोट्स इंक्लूड किए हैं जो मुझे लगता है आईसीआई स्पेसिफिक क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकता है. नोट नंबर 1, 2 and this is 3. Can you see signature of the auditor? देखो यहां पे थोड़ा रेफरेंस दिख रहा है क्या? सेक्शन 145 क्या बोलता है, उसका रेफरेंस आएगा. अब क्योंकि उन्होंने कंपनी ऑडिट सिलेबस से निकाल दिया है, तो उनको जहां जहां चैप्टर में जगह मिल रही है वो सेक्शन को इंसर्ट कर रहे हैं. तो मैं आपको वही बता रहा हूं, बोलने के लिए कंपनी ऑडिट चले गए हैं, और जो जो सेक्शन उनको लगता है इंपॉर्टेंट है वो हर जगह अलग अलग चैप्टर्स में क्या कर दिए हैं, बस स्मार्ट तरीके से इंक्लूड कर दिए हैं. ऑनेस्टली बहुत जगह पे ऐसा है, चीजें एज इट इज है, बस उनको एक जगह पे एज ए चैप्टर इंक्लूड करने के बजाय हर अलग अलग चैप्टर में रेफरेंसेस दे दिए. देखो 145 क्या बोलता है? ओनली द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, that person should be signing. If the firm is appointed, only the partner who is a chartered accountant may sign the auditor's report. ऐसा नहीं बोला only a partner who has performed the audit should sign. Are you understanding? Law बोलता है for a firm, a chartered accountant जो firm का partner है, that person should sign. ऐसा नहीं बोला the one who performed the audit should sign. I hope you are understanding this. So आपने साइन किसी भी पार्टनर से करवाया जा सकता है इफ दैट पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद अ सीओपी. और देखो नीचे क्या बोलता है, एक एग्जांपल भी दिया है. ए बी एंड सी वर इन प्रैक्टिस, एनी ऑफ ए बी और सी कुड साइन ऑन बिहाफ ऑफ ए बी सी, बट नाउ इन द व्यू ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय डिपार्टमेंट. एक लाइन देखो इंटरेस्टिंग, इन्होंने क्या बोला कि भाई जब ऑडिटर साइन कर रहा है हम उसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने देखो एथिक्स का रेफरेंस दिया. क्लॉज 12 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. अभी वियर्ड लगेगा, डोंट वरी, जब एथिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा. 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है, पार्ट 1 2 3 4. पार्ट 1 में क्लॉजेस है, उसका स्पेसिफिक क्लॉज नंबर है. ये आज पहली बार तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं लगेगा. जब एथिक्स पे 10 लेक्चर सुनोगे ऑटोमेटिकली दिमाग ट्रिगर करेगा. क्लॉज है तो पहले जाना पड़ेगा शेड्यूल कौन सा है, फिर जाना पड़ेगा पार्ट नंबर कौन सा है, फिर जाना पड़ेगा क्लॉज नंबर पे. अनफॉर्चुनेटली याद रखना पड़ता है. दिस इज वन एरिया वेर यू हैव टू रिमेंबर द क्लॉज नंबर, एंड द क्लॉज नंबर कम्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ विच शेड्यूल. ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा. डोंट वरी, आसानी से हो जाएगा, इतना चैलेंजिंग नहीं है. लैंग्वेज देखो, a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person who is not a member of institute, दिख रहा है क्या, और अ मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर. मतलब सर या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर मेरा पार्टनर नहीं है, उसको अगर मैं अलाउ कर दूं तो साइन ऑन बिहाफ ऑफ ईवाई. तो ईवाई जिसको अलाउ कर रहा है, ईवाई खुद गलत है. द वन हू साइंस वो तो गलत ही है.
अरे बराबर है कि नहीं है? बट कहना इससे उससे ज्यादा रेलेवेंट मेरा फर्म होना चाहिए ना यार, द फर्म हु अलाउज, समझा क्या? तो कैसे 700 में सेक्शन 145 पे चलेगा, कैसे एथिक्स के क्लॉज में चलेगा, आपको वही बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस अब मुझे लगता है शायद पूछे जाएंगे, इसीलिए हर एक एरिया में अच्छा डिस्कशन होने दो, समझते जाओ क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे आंसर लिखना होगा, सब बताऊंगा। ऑब्वियसली इट्स अ स्टार्टिंग फेज, धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि ऐसी चीजें रिलेटेड हो सकती है। इज दिस क्लियर टू यू? एक काम करना, सिर्फ एक नीचे नोट लिख दो, नोटबुक में जाके नोट लिख दो, स्टूडेंट शुड रेफर सेक्शन 145 and professional ethics clauses, section 145 and professional ethics clauses regarding who is allowed to sign, regarding who is allowed to sign on the audit report, who is allowed to sign on the audit report, who is allowed to sign on the audit report। देखो मतलब लिटरली हर एरिया में जितना डिस्कशन करो कम है, सही में अब आपको समझेगा कि एक्चुअली में हर एक चीज पे, सिग्नेचर में भी इतना डिस्कशन हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से सिग्नेचर वाज जस्ट अ सिग्नेचर इन इंटरमीडिएट कि साइन होना चाहिए, यू अंडरस्टैंडिंग दैट वाज द थॉट प्रोसेस। यहां पर आपको थोड़ा उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा, नॉर्मली इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक बार नोटबुक में गो थ्रू कीजिए, जनरल फॉर्मेट आपको समझा क्या, फिर एक इंटरेस्टिंग एरिया है 700 में, उसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट गो थ्रू कीजिए फटाफट एक बार। रोटेशन पे क्वेश्चन पूछने चाहते हो बेटा, वापस से यू टू वेट, लेट मी गेट टू द रोटेशन। ठीक है, चल क्वेश्चन पूछ ले, आंसर दे देता हूं मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप घबराओ मत, फेस टू फेस वाले बच्चे थोड़ा पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं क्लास के अंदर, समझ रहे हो मेरा बात? अब एज ए टीचर मेरा ड्यूटी बनता है, मुझे उनको आंसर देना चाहिए, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे, रेलेवेंस के लिए सुनिएगा, ठीक है? बोलो, बराबर है? ओके। हम्म हम्म मस्त गेम चल रहा है, अच्छा वाला है। ओके, सुनना जरा, पहले मैं थोड़ा और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेता हूं, देन आई विल गिव द आंसर। कंसल्टिंग का रूल नंबर 1, नेवर एवर गिव द आंसर। सामने वाले को रियलाइज करवाओ तुमको उसकी जरूरत है, एंड देन गिव द आंसर इफ यू एवर गेट इनटू कंसल्टिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन। अभी के लिए चलो, लेट्स से देयर इज अ कंपनी XYZ, this is a question on rotation, can I say that? It's a question on rotation, that is 139 subsection 2, although this is not part of your syllabus, still listen to me। chalo, company XYZ hai, you are saying there is a firm, let's say ABC, they've already done the audit for 10 years। the problem is, can I assume ये वो 10 साल है जिनको एक्चुअली में काउंटिंग करना चाहिए रोटेशन के लिए, बिकॉज रोटेशन का एप्लीकेबिलिटी आया 3 years फ्रॉम 1 April 2014, टेक्निकली 10 साल खत्म नहीं हुआ है। You're understanding this? पर चलो हम अज्यूम कर लेते हैं you're understanding this situation, क्योंकि 1 April 14 के बाद आया, 3 साल तक तो कुछ भी अलाउड था, बराबर है क्या? तो ऐसा मैं अज्यूम करता हूं उसने पहले भी ऑडिट किया होगा, सब मिला के 10 साल का पीरियड खत्म हो गया है। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? नाउ द फर्म ABC कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फॉर एटलीस्ट 5 years बिकॉज उनका टेन्योर ऑफ 10 years इज ओवर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पार्टनर A। Partner A, acha 10, Mr. A was a signing partner, okay, Mr. A was a signing partner, XYZ appoints B or C, you are saying other firm, कोई अलग ही firm आ गया, चलो let's say, मतलब you are saying now there is a new firm called as PQR, new audit firm, okay, initially P is a signing partner, okay, A resigns from ABC, joins PQR, okay, not acceptable, it will not be allowed, impossible है। और पहली बात तो जब A छोड़ के PQR के पास जाएगा
सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा नॉर्मली व्हेन यू आर रिजाइनिंग, क्या तुमने क्लाइंट को उधर भेजा था क्या आइडियली, बिकॉज देयर इज अ नॉन कम्पीट अग्रीमेंट आल्सो बिटवीन बिजनेसेस। ये जनरली कब होता है, आई टेल यू, दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ स्मॉलर एंटिटीज, इट्स पॉसिबल इन बिगर मिड साइज फर्म्स, जब नॉर्मली ग्रुप का ग्रुप शिफ्ट हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में टाटा ग्रुप है, अब टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज का ऑडिट एक फर्म करता है, अब वो एक मेन पार्टनर रहेगा, कमांडिंग पार्टनर, जिसके पास में अच्छा रिलेशनशिप रहेगा विद द कंपनी सीईओज एंड सीएफओस। इसकी वजह से मेरे फर्म के पास टाटा ग्रुप की कंपनीज है ऑडिट करने के लिए। सो व्हेन आई लीव, इट मे हैपन दैट द कंपनीज में ऑल्सो लीव, बट दैट इज व्हाई फर्म्स ऑलवेज मेक यू साइन नॉन कम्पीट, because you appoint the firm as the auditor, not the partner, remember. So firm will say you want to join some other firm, join, but for next 5 years जो क्लाइंट हमारा है वो दूसरे फर्म का नहीं हो सकता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इस केस में अगर ए पीक्यूआर के पास जा रहा है, पहली बात तो व्हाई वुड कंपनी वांट टू कंटिन्यू विद पीक्यूआर? कंपनी शुड थिंक, जब ए ऑलरेडी 10 साल साइन कर चुका है, 5 साल का कूलिंग पीरियड खत्म ही नहीं हुआ है, तो ए अगर पीक्यूआर ज्वाइन करता है तो पूरा पीक्यूआर फर्म ही इनएलिजिबल हो जाएगा, नंबर 1। एंड अगर मैं कंटिन्यू कर भी लेता हूं तो ए तो कभी साइन कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, पूरा पीक्यूआर पे ही क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। रादर पीक्यूआर ने ए को इस केस में एक्सेप्ट किया ना एज अ पार्टनर, तो जो ऑडिट कमिटी है कंपनी का वो क्लियरली बोलेगा वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस फर्म, रिमूवल ऑफ ऑडिटर शुरू हो जाएगा। दे विल हैव अ जस्टिफाइबल रीजन फॉर दिस, बिकॉज उनका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है 100%। ठीक है, लॉ बोलता है अगर नॉन साइनिंग पार्टनर जा रहा है तो अलाउड होता है। दिस इज व्हाट लॉ सेज, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, दिस इज व्हाट लॉ सेज। प्रॉब्लम क्या होता है, ये तुम लोग जो डिस्कशन कर रहे हो ना, ये थोड़ा इलॉजिकल है। इलॉजिकल कब होगा? ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, मिस्टर ए विल नॉट साइन फॉर 10 years. Mr. A, as per SQC and as per internal quality controls of the firm, cannot sign more than 5 to 6 years. फर्म टू फर्म वेरी करता है, 7 साल का पीरियड है, पर कुछ फर्म 5 साल रखता है, कुछ फर्म 6 साल रखता है, लेसर देन द एक्चुअल अलाउड पीरियड। तो जब ए साइन ही नहीं करेगा सारे साल तक, यू गेट माय पॉइंट, तो आप ये अज्यूम ही नहीं कर सकते हो कि बाकी पार्टनर ने साइन नहीं किया, बिकॉज अदर पार्टनर्स विल ऑल्सो हैव टू साइन आइडियली। कभी ना कभी तो साइन करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, ईवाई पुणे साइन करता है, इट इज नॉट द सेम पार्टनर फॉर ऑल 7 years, जाके चेक कर लो, पता चल जाएगा। You're understanding? टाटा मोटर्स पुणे केपीएमजी साइन करता है, इट इज नॉट द सेम पार्टनर। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग नेम्स विच आर साइन फ्रॉम पुणे, एफआईआई। समझा ना? मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, बट नॉर्मली लॉ अलाउ करता है। लॉ बोलता है कि इफ इट इज नॉट द साइनिंग पार्टनर, वो दूसरे फर्म को ज्वाइन कर सकता है। एज पर लॉ इट इज अलाउड। यानी 142 में नहीं, 142 इज रेम्यूनरेशन। 139 सबसेक्शन 2 के अंदर ही लिख करके दिया है दैट हम चाहे तो पार्टनर को रोटेट कर सकते हैं। सो वी अपॉइंट द फर्म एज द ऑडिटर, कैन अ पार्टनर कैन गेट रोटेटेड? यस, 139 सबसेक्शन 3 में ही है ये, 3 या 4 के अंदर, दोनों में से किसी एक में अलाउड है, पार्टनर का रोटेशन कर सकते हो आप। चलो लेट्स गो बैक। तू तो पक्का, मैं बोल रहा हूं फर्म के क्वेश्चन लेके आ रही है मेरे सामने, ठीक है। इट इज ऑलवेज फॉर द पार्टनर, वी डोंट से। अब आर्टिकल थोड़ा बात समझो यार, अब ऑडिट टीम में तो आर्टिकल भी आ गया ना यार। अब आर्टिकल, हाँ, नॉर्मली मैनेजर से भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है नॉर्मली एसएम ऑनवर्ड्स, सीनियर मैनेजर एंड डायरेक्टर। बट अभी प्रॉब्लम क्या है ना, हर फर्म के अपने डेजिग्नेशन हैं। कुछ लोग सीनियर मैनेजर वर्ड यूज करते हैं, कोई लोग डायरेक्टर यूज करते हैं, कोई एडी बोलता है, एसोसिएट डायरेक्टर। हर फर्म के अपने डेजिग्नेशन हैं। जनरली ऐसा बोलते हैं, द वन हु वाज रनिंग द एंगेजमेंट शुड नॉट चेंज। मतलब अगर ए साइन कर रहा होगा, उसके बिहाफ पे एक मैनेजर काम कर रहा था, सीनियर मैनेजर था ही नहीं, एक मैनेजर था, वो शिफ्ट होकर चले जाता है। लॉ अलाउ करता है, पर ऑडिट कमिटी ने अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 177 इन सेबी का एलओडीआर क्या बोलता है, जब एक लिस्टेड कंपनी ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रहा है ना, अपॉइंटमेंट हो गया, एक्चुअली में एंगेजमेंट टीम का प्रोफाइल बनता है, और प्रोफाइल बना करके ऑडिट कमिटी को सबमिट किया जाता है, ये लोग मिलकर के हमारा ऑडिट करने वाले हैं। ऑडिट कमिटी शुड रिजेक्ट, दिस मैनेजर वाज पार्ट ऑफ एबीसी who was doing the audit for 10 years. So this manager specifically, if part of the same engagement, independence conflict आएगा, अपने नहीं अपॉइंट करना चाहिए। तो फर्म को रखो, पर मैनेजर को टीम मेंबर मत बनाओ। लॉजिकल है ना? मैनेजर की वजह से फर्म का इंडिपेंडेंस इंपैक्ट नहीं होगा, पर ऑडिट कमिटी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। चले, चलो लेट्स गो। वेयर आर वी? वी आर इन 700। तो आगे बढ़े।
चलो फॉर्मेट और मेट डिस्कशन हो गया, अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पता होना चाहिए, लिसन टू बी केयरफुली। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एप्लीकेबल एफआरएफ, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये भी दो हो सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज fair presentation framework or it can be called as compliance framework. Fair presentation framework and compliance framework. अब एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, अंडर 700 एक पॉइंट लिख लीजिए। पहला था टाइप्स ऑफ ओपिनियन, दूसरा था एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 700 में थर्ड हेडिंग लिखिए financial reporting framework, divide that in two parts. Financial reporting framework, divide that in two parts. One will be called as fair presentation framework, second will be called as compliance framework. इसको हम लोग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। मतलब नॉर्मली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जनरल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस मतलब इन इंडिया व्हेन समवन मेक्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों बनाया जाएगा? यूजर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट देने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए। वो नॉर्मली कहलाता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इन जनरल यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। कैन आई से दिस इज नथिंग बट माई एएस और इंड एएस प्लस शेड्यूल 3, बराबर है कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एप्लीकेबल एफआरएफ। कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बोलता है ऑडिटर के लिए जब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं और जब हम एंगेजमेंट कंटिन्यू भी करते हैं, दो चीज पता होनी चाहिए। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं उसका फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेजॉरिटी कंपनी जो हम ऑडिट करते हैं ना, वी फॉलो दिस फ्रेमवर्क दैट इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क? इट मींस आपका जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है, लेट्स से हमारे केस में एग्जांपल, इट इज माय इंड एएस / एएस प्लस शेड्यूल 3। आपका जो भी एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है कंट्री के अंदर, कैन आई से इन इंडिया नॉर्मली कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएस / इंड एएस प्लस शेड्यूल 3, बराबर है कि नहीं है? अब वो तो कंप्लाई करो, इसको आपको क्या करना चाहिए? कंप्लाई करना चाहिए। प्लस यू आर अलाउड टू डिपार्ट from AS / Ind AS। मतलब सुनना, when I use the word fair presentation framework, इसका मतलब क्या है? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त AS या Ind AS के हिसाब से अकाउंटिंग करना एंड शेड्यूल 3 का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसे फॉलो करना। बट अगर आपको लगता है एज अ कंपनी कुछ ऐसा एरिया है, एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जहां जजमेंट आता है, यूजफुल लाइफ ऑफ योर एसेट्स, समझ रहे हो, अमोर्टाइजेशन का पीरियड क्या होना चाहिए, क्या ना, ऐसे सर्टेन एरियाज जहां आपको लगता है हमारे जजमेंट के हिसाब से जो एएस इंड एस बोलता है उससे हम डिपार्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डिपार्ट। दैट मींस वी डोंट वांट टू कंप्लाई विद एएस इंड एस इन अ स्पेसिफिक एरिया बिकॉज वी बिलीव एएस इंड एस से बेटर तरीका है जिससे मेरे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होंगे? फेयर होंगे। द वर्ड इज फेयर प्रेजेंटेशन, मतलब कंप्लाई विद एएस और इंड एस, बट कहीं आपको लगता है एएस से डिपार्ट करने का जरूरत है, तो क्या मुझे डिपार्ट करना अलाउड है? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएस इंड एस होना चाहिए, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फेयर होने चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फेयर। कैन आई से फेयर होने के लिए जजमेंट का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट होता है, और जजमेंट जहां पर आएगा वहां पर क्या मुझे एक पावर होना चाहिए? एम आई अलाउड टू डिपार्ट? यस। तो कैन आई से नॉर्मली इन इंडिया व्हेन दे से prepare financial statements as per applicable FRF, मतलब comply with AS or IND AS,
प्लस शेड्यूल 3। बट अगर आपको लगता है इनसे डिपार्ट करने की जरूरत है, चाहे वो डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग रहेगा, अमोर्टाइजेशन के रिगार्डिंग रहेगा, इंपेयरमेंट लॉस के रिगार्डिंग रहेगा, किसी भी एरिया में यू बिलीव देयर इज अ बेटर ट्रीटमेंट जिससे शायद बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, तो क्या आप एएस इंड से डिपार्ट कर सकते हो? हाँ, अलाउड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहां पे कंप्लायंस के साथ साथ में फेयर भी है। मतलब कहना इसे कंप्लाई तो करना चाहिए, बट कंप्लायंस इतना कंपलसरी नहीं है कि आप डिपार्ट नहीं कर सकते हो। नॉर्मली इंडियन गैप क्लियरली बोलता है फेयर प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, कंप्लाई वेर एवर यू बिलीव डिपार्चर इज रिक्वायर्ड, यू आर अलाउड टू डिपार्ट। तो कहना इसे ऑडिटर जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, वो क्या बोलना चाहता है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स and they are giving a true and fair view, and they are giving a true and fair view। fair view कब होगा? जब डिपार्चर अलाउड होगा। जब डिपार्चर क्या होगा? अलाउड होगा। मतलब अगर मैं नॉर्मल इंडियन कंपनीज जो एज पर एएस इंड एस अकाउंटिंग करता है उनका ऑडिट करता हूं, तो मुझे देखना है कंप्लायंस होना चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट है तो डिपार्चर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। इसका नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दैट we are departing। why are we departing? there should be a justifiable reason for the same। सुना होगा आपने ये सब चीज। ये नॉर्मली फेयर प्रेजेंटेशन कहलाता है। कैन आई से सबसे कॉमनली हमारे कंट्री में जो फ्रेमवर्क फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। यहां पर हमें कंप्लायंस तो देखना है, साथ साथ में क्या डिपार्चर अलाउड है? हाँ, इफ यू बिलीव इट विल रिजल्ट इनटू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू कैन डिपार्ट। एक काम करो, नोटबुक में जाओ, आपने एफआरएफ को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा। वन इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज कंप्लायंस। अंडर फेयर प्रेजेंटेशन राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। अंडर फेयर प्रेजेंटेशन राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, compliance with applicable FRF, compliance with applicable FRF, that is Ind AS slash AS, Ind AS slash AS plus Schedule 3। इसमें लिखो पॉइंट नंबर बी, departure from AS or Ind AS, departure from AS or Ind AS is allowed, departure from AS or Ind AS is allowed if it will result into, if it will result into better presentation or fair presentation of financial statements, if it will result into better presentation or fair presentation of financial statements। देखो पॉइंट नंबर सी, while expressing his opinion, लिखो पॉइंट नंबर सी, while expressing his opinion, auditor, while expressing his opinion, auditor may use the following language, auditor may use the following language, डबल कोड्स में लिखो, may use the following language, डबल कोड्स में लिखो, financial statements, financial statements gives a true and fair view, financial statements gives a true and fair view, or डबल कोट्स में लिखो, financial statements are presented fairly, are presented fairly in all material respects, are presented fairly in all material respects,
सुनो वापस से, जनरली कंप्लायंस वर्ड को भूल जाओ, एक ही वर्ड देखो, व्हेन यू यूज द वर्ड एप्लीकेबल एफआरएफ, दिस इज ऑल्सो फेयर प्रेजेंटेशन। मतलब क्या है, जो भाई एएस इंडेस बोलता है वैसे अकाउंटिंग कर, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर कर। तेरे को एक पावर दिया है एज अ मैनेजमेंट, तुझे लगता है कोई एरिया में एएस या इंडेस से डिपार्ट करने के करने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फेयर हो जाएंगे और बेटर तरीके से प्रेजेंट किया जाएंगे, तो क्या तुझे डिपार्ट करना अलाउड है? हाँ, नॉर्मली इंडिया में हम फेयर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फेयर। दैट मींस हम चाहते तुम कंप्लाई करो एएस इंडेस को, पर कहीं लगता है इसके बियॉन्ड जाने का जरूरत है तो आप जा सकते हो। रादर आपको एक बात बोल रहा हूं, जब आईएफआरएस, जहां से हमने इंडेस को अडॉप्ट करना शुरू किया, आईएफआरएस इज अ न्यूअर गैप। ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो यूएस गैप हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट गैप्स। फिर हमारे पास अपना इंडियन गैप था, दैट इज एएस। फिर हमने क्या बोला, इंडियन गैप को थोड़ा सा लेट्स से अडॉप्ट करते हैं एज पर आईएफआरएस। आईएफआरएस इज नॉट सो डिटेल्ड, दैट मच डिटेल्ड इज यूएस गैप। तो आईएफआरएस खुद बोलता है अगर कहीं आईएफआरएस में चीजें मिसिंग है, गो टू बेस्ट पॉसिबल गैप। मतलब वो खुद बोल रहा है दूसरे गैप पे चले जाओ, बराबर है कि नहीं है? क्या नहीं से इधर से डिपार्ट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो खुद बोल रहा है हर सिचुएशन कवर नहीं करते हैं। मतलब हो सकता है हॉर्स बेटिंग के ऊपर आपके इधर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ट्रस्ट बना दिया आपने आइडियली, अब उसके लिए अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए? लेट्स से कुछ सिचुएशंस हमारा इंडेस कवर नहीं करता है क्योंकि वो कॉमन ट्रांजैक्शंस नहीं है, यूर अंडरस्टैंडिंग। बट द बेटिंग इज वेरी कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज वेरी कॉमन इन कैनेडा, उनका गैप इस चीज को कवर करता होगा। कैन आई डिपार्ट एंड गो एज पर दैट गैप? यस। मतलब बॉटम लाइन, फेयर प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू ऑलवेज ओनली कंप्लाई, कंप्लाई प्लस डिपार्चर इज अलाउड। मतलब ऑडिटर को भी ओपिनियन जब देना है तो पता है क्या बोलना है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ये नहीं बोलना है कि ऐसा का ऐसा बनाया है जैसा होना चाहिए, ऐसा बोला है आर दे गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। इसीलिए वर्ड ट्रू एंड फेयर आता है क्योंकि फ्रेमवर्क कौन सा है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। सर एक काम करते हैं, थोड़ा दूसरा फ्रेमवर्क पढ़ाते हैं तो इसका रेलेवेंस अपने आप समझ में आएगा। व्हाट इज कंप्लायंस, सुनने का ट्राई करना। कंप्लायंस समझेगा तो फेयर प्रेजेंटेशन अपने आप समझ में आएगा। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या बोलता है, सुनिए 2 मिनट के लिए। कल वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करूंगा। यूएस कंपनी, when they prepare their CFS, Indian company has 2 set of financial statements, financial statement 1, financial statement 2. This is as per IGAP, that is Indian GAAP. क्या इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट आएगा? बराबर आएगा, लॉजिकल बात है कि नहीं है? जब इस पे ऑडिट रिपोर्ट आएगा तो कहना इसे ऑडिटर के लिए फ्रेमवर्क कौन सा कहलाएगा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। क्योंकि इंडिया में कौन सा फ्रेमवर्क है, फेयर प्रेजेंटेशन ही है ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, एज पर इंडियन गैप है। अब ये यूएस कंपनी जो मेरा पेरेंट कंपनी है, वो चाहता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए एज पर यूएस गैप। कैसे बननी चाहिए? एज पर यूएस गैप। सुनना मेरा बात, जब पेरेंट कंपनी आपको बोल रहा है कि आपका इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अलग है, आई वॉन्ट अनदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शुड बी एज पर द रिपोर्टिंग पैकेज गिवन बाय अस, इट्स कॉल्ड एज रिपोर्टिंग पैकेज। हम बता रहे हैं हमको ये चीजें चाहिए आपके फाइनेंशियल्स में से, बट दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू यूएस गैप। अब अगर मान लो यू आर मिस्टर ए, जिसको बोला है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर, इस केस में आपको एक ही चीज देखनी है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं एज पर रिपोर्टिंग पैकेज आस्क्ड बाय पेरेंट कंपनी। यहां पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट, दैट इज कंप्लायंस। यहां पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट, दैट इज कंप्लायंस। यहां पर डिपार्चर अलाउड नहीं है, फेयर वो सब वो देख लेगा, कंसोलिडेशन उसको करना है। तेरा काम क्या है, टू कंप्लाई, प्रिपेयर एंड गिव इट टू देम। बराबर है कि नहीं है? तो ऑडिटर क्या देखेगा, यहां पर सिर्फ जो यूएस गैप का पार्ट इन्होंने बोला है उसे कंप्लाई किया कि नहीं किया है। यहां पर सिर्फ कंप्लायंस देखना है, डिपार्चर अलाउड ही नहीं है।
जो डिपार्चर मेरे नॉर्मल इंडियन गैप में अलाउड रहेगा। इस केस में मेरा रिपोर्ट पब्लिक के पास जाएगा ही नहीं, मेरा रिपोर्ट किसके पास जाएगा? पेरेंट कंपनी के पास। वो डिटेल्ड कंसोलिडेशन करेगा और फिर फाइनल नंबर जाएगा। बात समझ में आया क्या? दिस इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अंडर कंप्लायंस फ्रेमवर्क एरो बना के लिखिए पॉइंट नंबर ए। अंडर कंप्लायंस फ्रेमवर्क राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। इन दिस केस company should comply. Company should comply with the applicable FRF. For example, US GAAP, Australian GAAP, Netherlands GAAP, etc. कोई भी हो सकता है। Point number B, departure from applicable FRF is not allowed. Departure from applicable FRF is not allowed. And number C, while reporting, number C, while reporting, auditor may use the following language. While reporting, auditor may use the following language. While reporting, auditor may use the following language. Double quotes में लिखो. Financial statements are prepared. Financial statements are prepared in all material respects. सिंपल सा बात है। फेयर प्रेजेंटेशन में डिपार्चर अलाउड है, कंप्लायंस में सिर्फ कंप्लायंस करना पड़ेगा, डिपार्चर अलाउड नहीं है। विद द हेडिंग इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कंप्लायंस। That means you have to comply at any cost. Departure is not allowed. Fair में to achieve fairness, departure is allowed. Bottom line. यहां पर इसलिए आपका लैंग्वेज आएगा financial statements are giving a true and fair view. और यहां बोलोगे financial statements are prepared as it is. जैसा बोला था वैसा बनाया है या नहीं बनाया है। ये मेरा ऑडिट ओपिनियन का लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? ऑडिट ओपिनियन का। जब मैं ओपिनियन देता हूं ना, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, वहां पर ये लैंग्वेज आएगा। एक बार आइए चेक कीजिए, समझ में आएगा वापस से। देखो सर, ओपिनियन पैराग्राफ, ये टाइम पास चीज आएगी, मेरे को ऑलरेडी मालूम है, बराबर है। क्या मुझे फिर एक्चुअल ओपिनियन देना पड़ेगा? एक काम करो, नोटबुक में जाओ फटाफट से, जाओ फटाफट से। देखो कल आपने ओपिनियन हेडिंग लिखा था, पढ़ो जरा वहां क्या लिखा था। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी कंटेंट, नंबर 2 कुछ लिखा है क्या आपने? क्या लिखा है? एक्चुअल ओपिनियन आएगा, वहां पे कुछ बोला है कैसा? नीचे, योर लैंग्वेज विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेमवर्क। अरे बोला है कि नहीं बोला है? अगर फेयर प्रेजेंटेशन होगा तो लैंग्वेज अलग आएगा, कंप्लायंस होगा तो लैंग्वेज अलग आएगा। कैसा? एग्जांपल देख लीजिए। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हमारे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स। हम जनरली इसके बजाय यूज करते हैं ये, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये यूज करो या ये, दोनों अलाउड है एज पर स्टैंडर्ड, बट इंडिया में कॉमनली यूज किया जाता है दिस वन। इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट, कैन यू सी कंप्लायंस फ्रेमवर्क? देखो क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। दिख रहा है क्या वर्ड? यहां ट्रू एंड फेयर नहीं है, प्रेजेंटेड फेयरली नहीं है, क्या बोल रहा है? आर प्रिपेयर्ड, जैसा होना चाहिए। जो एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है वैसा ही प्रिपरेशन होगा, डिपार्चर अलाउड नहीं है। वर्ड फेयर यहां पर नहीं आएगा। वर्ड फेयर कहां पर आएगा? फेयर प्रेजेंटेशन में। कुछ नहीं, छोटा सा रिपोर्टिंग का लाइन में चेंज है, लैंग्वेज में चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि एंगेजमेंट के लिए मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट अलग है। एक जगह पे बोला है एज पर इंडियन गैप तो फेयर प्रेजेंटेशन है, दूसरे जगह पे पेरेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो जहां बोला है यही गैप का कंप्लायंस होना चाहिए, तो वर्ड आएगा आर प्रिपेयर्ड। और कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑडिट ऑडिट है, कुछ बदलने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? इट्स मोर लाइक अ रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो थोड़ी बदल जाएगी। थोड़ा बात समझ में आया क्या? पक्का?
डिफरेंस समझा? वन इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज कंप्लायंस। एमसीक्यू में लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ सकता है, कहां पर आ सकता है? लैंग्वेज। इसीलिए आपको नोटबुक पे देखो क्लियरली पॉइंट नंबर सी में हम नॉर्मली कैसा लैंग्वेज यूज करते हैं वो लिखवाया है, चेक कर लीजिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अलाउड है वो भी, यू हैव टू गिव रीजंस, दैट्स इट। शेड्यूल 3 में तुमने देखा होगा आजकल रिसेंटली बेनामी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर आता है, वर्चुअल करेंसी का डिस्क्लोजर आता है। आई कैन गिव अ मोर डिटेल्ड डिस्क्लोजर, so indirectly I'm departing, what they are saying is I'm going beyond that. थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है कि अब आपको बेटर समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट में थोड़ा समझ में आ रहा था। आई एम श्योर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेटर एटलीस्ट। आगे बढ़े, चलो। अब एक टाइम पास चीज है, मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन बनना चाहिए एट अ फाइनल लेवल। दिस इज लिटरली इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन, उधर भी नहीं आना चाहिए, मैं तो बीकॉम लेवल बोलूंगा, बट फिर भी है, पता होना चाहिए। देखो एक लाइन दिया है, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट। एक क्वेश्चन आता है, आप एज अ ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले कुछ चीजें मैंने इवैल्यूएट करनी चाहिए। कुछ चीजें मतलब क्या? पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवैल्यूएट करना चाहिए। बेसिकली वही चीज उसने जनरल लैंग्वेज में लिखा है, एक लिस्ट बना के दिया है, आपने ये सब चीजें कंसिडर करनी चाहिए अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट के दौरान। इट्स अ वेरी जेनरिक आंसर, व्हाट ऑल आई शुड कवर बिफोर कंक्लूडिंग माय ओपिनियन और बिफोर गिविंग अ कंक्लूजन। क्या चीज मेरे को देखने का है, देखो जरा फटाफट क्या बोलता है। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड एडिक्वेटली डिस्क्लोज, वेरी नाइस, एडिक्वेटली डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने सेलेक्ट करके अप्लाई किए हैं, दे शुड बी कंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। माय अकाउंटिंग एस्टिमेट, सुना है कि वर्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? सुना है कि वर्ड आपके प्रोविजंस? तो आपके जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रहेंगे वो रीजनेबल होने चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट की है, ऑब्वियसली दैट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी कंपेरेबल एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, टर्मिनोलॉजी शुड बी एज पर शेड्यूल 3। फॉर एग्जांपल करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, जो आप टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हो, इट शुड बी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर आने चाहिए, मतलब हर वो चीज का डिस्क्लोजर आना चाहिए जो हमें लगता है हमारे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का नॉन डिस्क्लोजर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये छोटी सी चीजें हैं, बेसिक सा लिस्ट है, ऑब्वियसली बिफोर कंक्लूडिंग ये सब मुझे देखना ही पड़ेगा। एकदम जनरल सा आंसर है, डिटेल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म करना होता है बिफोर वी कंक्लूड। तो सर ये एक चीज इंटरमीडिएट में जरूर पूछा गया है। फाइनल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वंस इट वाज आस्क्ड लॉट ऑफ इयर्स बैक, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इवन आपके रिवाइज सिलेबस में अंडर 700 मैंने बहुत ढूंढने का ट्राई किया, किधर भी मेरे को ये मिला तो नहीं, यूर अंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल कुछ चीजें मुझे पता है आईसीआई ने कभी ना कभी अपने हिसाब से पूछ ली है। यू नेवर नो, वो हमेशा बोलता है फाइनल में है तो इंटर का तो नॉलेज होना ही चाहिए। कोई भरोसा नहीं है, इस पे 5 मार्क का क्वेश्चन बना दें, यूजलेस क्वेश्चन निकल जाएगा। बराबर है कि नहीं है? नोटबुक पे जाओ, लास्ट पॉइंट लिखो, 700 क्लोज करते हैं। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 4 इन 700। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस, specific evaluations by the auditor, specific evaluations by the auditor before expressing his opinion, before expressing his opinion. Number A, adequate disclosure
Number A, adequate disclosure of significant accounting policies. Adequate disclosure of significant accounting policies. Number B, accounting policies selected and applied. Accounting policies selected and applied are consistent. Accounting policies selected and applied are consistent with the applicable FRF. Consistent with applicable FRF and are appropriate. Consistent with applicable FRF and are appropriate. Number C, accounting estimates are reasonable. Accounting estimates are reasonable. Next, terminology used is appropriate. Terminology used is appropriate. And the last one, information presented. Information presented is relevant, reliable, comparable, and understandable. Relevant, reliable, comparable, and understandable. टाइम पास क्वेश्चन है, आ सकता है, पता होना चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू? ये एक तरीके से 700 का बेसिक ओवरव्यू था. कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली वापस जब रिविजिट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए टाइप्स ऑफ ओपिनियन, फॉर्मेट, व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क, उतना चीज आपको बता दिया है जो आगे आने वाले डिस्कशन में रेलेवेंट रहेगा ताकि अदर स्टैंडर्ड्स आपको लॉजिकल लगे. दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर प्राइमा फेसिया डिस्कशन ऑन एसए 700. कैन वी गो नेक्स्ट? चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गिव अ नेक्स्ट हेडिंग. एसए 705. SA 705. The name is Modification 705. Name is Modification to the Opinion. Modification to the Opinion. ये मजेदार स्टैंडर्ड है. 700 बस ठीक है, मतलब 705 बहुत बढ़िया है. सबसे पहले मॉडिफिकेशन कब कब आना चाहिए मेरे ऑडिट रिपोर्ट में, ये चीज पहले समझ लो. जनरली व्हेन वी से कि भाई कोई मटेरियल में स्टेटमेंट्स नहीं है, मतलब मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो क्लीन ओपिनियन कहलाता है. क्या कहलाता है? क्लीन. मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बताया था वो आप एज इट इज फॉलो करने वाले हो. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कुछ बदलाव नहीं आएगा. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. क्या बोलते हैं? अनमॉडिफाइड. मतलब देयर आर नो चेंजेस, द स्टैंडर्ड फॉर्मेट विल गेट रेप्लिकेटेड एज इट इज. समझा क्या? पर जब मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ नई चीजें लिखनी पड़ेगी, दैट मींस हमें हमारा ओपिनियन बदलना पड़ेगा. वी से वी आर गिविंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन, दैट मींस वी आर मेकिंग अ चेंज इन द ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट एंड द वर्ड इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड ओपिनियन. सबसे पहले कौन कौन सा मॉडिफिकेशन है एंड कब मॉडिफिकेशन आता है? राइट डाउन. नंबर ए, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन. नंबर ए, types of modification. I'm sure you would have heard of these three words. Qualified adverse disclaimer. Make a list. Number 1, qualified. Number 2, adverse. And number 3, disclaimer. कभी कोई ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन दिया है क्या अभी तक तुमने? एनीवन ड्यूरिंग द ऑफिस यू हैव सीन अ मॉडिफाइड ओपिनियन? दिया है. कौन सा? क्वालिफाइड दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
वो फिर भी हो सकता है। एडवर्स तो मतलब बहुत रेयर है, डिस्क्लेमर तो वेरी रेयर, पर हो सकता है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इम्पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट है नॉर्मली, बट क्वालिफाइड तो आ सकता है। अभी के लिए जनरली मॉडिफिकेशन कब आता है वो डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कौन सा मॉडिफिकेशन कब आता है। दो सिचुएशन है, अगर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं, ऑब्वियसली माय ऑडिट एविडेंसेस शुड भी, आपने सुना होगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, डिस्कस करेंगे। हमने एविडेंसेस ऑब्टेन किए, एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद मैं कंक्लूड करता हूं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल, नॉट फ्री मतलब देयर आर मटेरियल स्टेटमेंट्स, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट गलतियां हैं, या तो आपने एएस को कंप्लाई नहीं किया होगा, मतलब इंडेस कंप्लाई नहीं किया होगा, डिस्क्लोजर नहीं किया होगा, डिस्क्लोजर गलत किया होगा, मतलब कोई ना कोई गलती है। कैन आई से माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स, तो मैंने कौन सा ओपिनियन देना चाहिए, मॉडिफाइड। ये तो सबको मालूम रहेगा। कैन आई अज्यूम दैट? चलो रीड दिस। जनरली किन सर्कमस्टेंसेस में मॉडिफिकेशन दिया जाता है? रीड नंबर 1, व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स based on audit evidence is obtained that financial statements as a whole are not free from material misstatements. In other words, am I saying there are material misstatements? That's why I'm not giving a clean opinion, I'm giving a modified opinion. Notebook में जाओ, लिखो point number 2. Circumstances when a modification is required. Circumstances when a modification is required. Number A, on the basis of audit evidences obtained, on the basis of audit evidences obtained, comma, auditor concludes that financial statements, auditor concludes that financial statements as a whole, financial statements as a whole are not free from material misstatements, are not free from material misstatements. मतलब सिंपल है, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, एविडेंसेस ऑब्टेन किए, एंड मैं कंक्लूड करता हूं भाई कुछ गलतियां हैं, तो आई वुड से क्लियरली मैं क्लीन ओपिनियन नहीं दूंगा। कल एग्जांपल दिखाया था, स्पाइस जेट में प्रोविजन नहीं बनाया 74 मिलियन का, तो हमने कौन सा ओपिनियन दिया, क्वालिफाइड। कैन आई से इट्स अ मिस्टेक? जो एएस इंडेस बोलता है वैसा मैं नहीं करता हूं, इट्स अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्वियसली गलती मटीरियल है कि नहीं ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है, वो कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, 705 में बताया जाएगा। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन आई कम अक्रॉस मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स आई शुड गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन। एक बात बताओ, गलती मिला, क्या मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन देने से पहले एक बार मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए टू मेक एडजस्टमेंट्स? Should I give them an opportunity to make adjustments? या अगर वो एडजस्ट करे चाहे ना करे, मैंने तो मॉडिफाइड देना ही चाहिए। क्या लगता है? ऑब्वियसली उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ना यार। मतलब आवर जॉब इज नॉट टू फाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स, व्हेन दे डोंट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स देन ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब बॉटम लाइन, हमने अगर गलतियां मिली हैं तो पहले मैनेजमेंट को बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उन्हें रिक्वेस्ट भी करना चाहिए करेक्शंस करने के लिए, वो करेक्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आई कैन गिव अ क्लीन ओपिनियन। इफ दे डोंट मेक करेक्शंस, इफ दे डोंट मेक एडजस्टमेंट्स, तो हमें शायद मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। इस पॉइंट नंबर ए क्लियर टू यू? ये पॉइंट नंबर बी पढ़ के देखो, एंड हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम ए, बताओ जरा। रीड दिस पॉइंट नंबर 2। यहां पर मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला है। कैन आई से यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता हूं that they are free from material misstatement, because मुझे लगता है हमें इतना sufficient and appropriate audit evidence नहीं मिला है that I believe there can be possible misstatements, there can be possible misstatement। पहले वाले में गलतियां मिली है,
इसीलिए मॉडिफिकेशन दे रहा हूं। दूसरे वाले में लगता है एविडेंसेस इतना नहीं मिला है कि मैं कंक्लूड कर पाऊं दैट देयर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब देयर कैन बी पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, जिसकी वजह से मुझे लगता है मॉडिफिकेशन आना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, पहले ये सेंटेंस लिख के क्लोज करते हैं। राइट डाउन नंबर बी, व्हेन ऑडिटर is unable to obtain, when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences to conclude that financial statements, to conclude that financial statements as a whole are free from material misstatements. To conclude that financial statements as a whole are free from material misstatements. ब्रैकेट्स में लिखो, यहां पर एक वर्ड पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। इस पॉइंट नंबर बी के ब्रैकेट्स में एक वर्ड लिखो, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। नंबर ए में गलती मिल गई थी आपको, नंबर बी में बोलता है एविडेंसेस ही इतना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं मिला है, इसलिए मुझे लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट जो है वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इस वजह से मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता हूं। तो मॉडिफिकेशन के दो सर्कमस्टेंसेस हैं, या तो गलती मिल जाएगी या इतना सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं मिलेगा कि आपको डर है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो ही सकते हैं। दोनों केसेस में मॉडिफाइड ओपिनियन आता है। ए और बी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम लॉजिकल लगता है। सुना था, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट। बराबर है कि नहीं है? प्रॉब्लम किधर आएगा, कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा, दैट इज अ डेंजरस एरिया। उसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, याद है क्या वर्ड? परवेसिव, खतरनाक। अगर ये वर्ड समझा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। एक काम करते हैं, थोड़ा इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, सिंपल सा टेबल है जो आपने इंटरमीडिएट भी बनाया था, वही टेबल है। शायद यहां पर आपको बेटर समझेगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 3। पहला था टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, दूसरा था कब कब मॉडिफिकेशन आना चाहिए, वो सर्कमस्टेंसेस क्या है। अब लिखिए नंबर 3, विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट, which modification is appropriate under what circumstances, which modification is appropriate under what circumstances, मतलब कौन सा मॉडिफिकेशन कब सही होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। अब ये किस किस चीज पे डिपेंडेंट है? देखो, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, किस वजह से मॉडिफिकेशन आता है, दैट इज नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। एक सिंपल सा टेबल बनाओ, टेबल में 3 कॉलम, कॉलम नंबर 1 राइट डाउन, सिंपल सा टेबल आएगा, 3 कॉलम्स। कॉलम नंबर 1 हेडिंग लिखो उसका, नेचर ऑफ मैटर्स, नेचर ऑफ मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, नेचर ऑफ मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसका हेडिंग है किन मैटर्स की वजह से मॉडिफिकेशन आता है। क्या नहीं से वही तो डिस्कस किया था ऊपर कि जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगा या ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा टू कंक्लूड कि भाई मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं है, वो तो मैटर सेम ही रहेंगे ना। तो देखो नेचर ऑफ मैटर में नंबर ए एंड बी चेक करो, सेम ही है क्या? ए में देखो क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, मतलब मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गया है। नंबर बी में देखो क्या बोलता है, आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब यहां पर आपको लगता है पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगे। तो एक काम करो, अंडर नेचर ऑफ मैटर राइट डाउन नंबर ए। अंडर नेचर ऑफ मैटर हम कॉलम नंबर 1 में ही लिख रहे हैं, राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
when financial statements are materially misstated. When financial statements are materially misstated. And number B, when auditor is unable to obtain. Number B, when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence. When auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. मतलब पहले वाले में तुम्हें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल गए, दूसरे वाले में आपको लगता है पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगे. अब शांति से सुनना, एक बात समझो, अगर मुझे लगता है कि मिसस्टेटमेंट्स जो मुझे मिले हैं या नहीं मिले हैं वो मटेरियल नहीं है, तब तो मैं 705 पे आऊंगा ही नहीं. देखो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या टीसीएस आज एक बहुत फेमस लिस्टेड कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, क्या उस कंपनी में कोई गलतियां नहीं होती होगी? होता ही होगा ना यार. मतलब अब आप लोग इतने एमेच्योर नहीं हो, इंटर में बोलोगे ना कैसे गलती हो सकता है, ऐसा नहीं सोचोगे ना आप. आई एम श्योर यू हैव सीन लिटिल बिट द वर्ल्ड एंड यू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली सर पॉसिबल तो है. रादर आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक न्यूज आया था, टीसीएस में बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जो लोग टीसीएस के लिए हायरिंग करते हैं. क्या करते हैं? हायरिंग. और एक वर्ड सुना होगा आपने, वेंडर किकबैक. सुना क्या वर्ड वेंडर किकबैक? मतलब टीसीएस के अंदर जो हायरिंग करने के लिए मेरे वेंडर्स है ना, वो लोग थोड़ा कमीशन लेते हैं. बेसिकली फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस फॉर हायरिंग पीपल इन टीसीएस. जस्ट इमेजिन टीसीएस का बात कर रहे हो आप, मतलब टाटा ग्रुप में वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंपनीज, मतलब इतना रिनाउंड दैट मिस्टर एन चंद्रशेखरन, who is heading the Tata Group today, became a head of Tata Group because of TCS, because he was the CEO of TCS for years. उन्होंने TCS को इतना ग्रो किया कि टाटा ग्रुप के अंदर उनको सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में लेके गए, टाटा सन्स में. आपने सुना होगा ये चीज. मतलब TCS इज सच अ वेल रेप्यूटेटेड एंड मेंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी ऐसा हुआ. पर देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई डोंट नो इंटरनेट करेगा क्या काम इधर, आई रियली डाउट, बट ट्राई करते हैं. जैसे ही न्यूज बाहर आया, आई थिंक लेस देन अ वीक्स टाइम, एन चंद्रा, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ टाटा सन्स, डायरेक्टली सेड टीसीएस के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अ एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, वी विल हैव अ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल आवर थर्ड पार्टी वेंडर्स जिनके थ्रू हम हायरिंग करते हैं, एंड वी विल इंश्योर टू टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज वेंडर्स जिन्होंने ये किया था. बेसिकली एक अनोनिमस कंप्लेन गया, कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट किया, पता चला एक्चुअली में हमारे वेंडर जो हमारे लिए रिक्रूटमेंट करते हैं वही ऐसा गलती कर रहे हैं, इमीडिएट एक्शन लिया. दिस शोज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, दैट आपके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन रेज करता है आप कितना इमीडिएटली एक्ट करते हो, एंड वो एक्शन कितना हायर लेवल से आता है. दैट अगर टाटा सन्स का चेयरमैन के पास में टाइम है इस चीज को रिस्पॉन्ड करने का, मतलब दे टेक दीज थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली. आइडियली आई टोल्ड यू, इंटरनेट पे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे को, इतने अलग अलग इंटरनेट लेकर के रखे हैं ना, एक भी कम का नहीं है. लेट्स ट्राई. 1 सेकेंड, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाएंगे. Very nice. Last try. You see, company has sacked 6 employees and banned as many staffing firms after allegations by a whistleblower. दिख रहा है क्या? Surface the recruitment scam. June 2023. That means अगर एक बार इस कंपनी के अगेंस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन रेज किया, टॉप लेवल विल टेक एन एक्शन ऑन एन इमीडिएट बेसिस. इससे ऑडिटर को, अब ये वर्ड जो विसल ब्लो है एक्चुअली में जस्ट FYI,
कारों के अंदर फ्रॉड के रिगार्डिंग एक रिक्वायरमेंट आ गया है कि अगर कोई भी विसल ब्लोअर का कंप्लेंट्स आता है, ऑडिटर ने वो कंसिडर करना चाहिए। आपने सुना है कैसा ऑडिटर ईयर के दौरान? तो आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, कैसे वो सब इंटरकनेक्टेड है। सी एज अ ऑडिटर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल देखना नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बियॉन्ड भी है। बिकॉज कंपनी में फ्रॉड है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? वो तो बता देगा 240 बोलता है, 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, जैसे हम याद कर लेंगे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस। टाइम पास है वो, बट हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रॉड? नो वन कैन गिव यू प्रोसीजर। इट्स ऑल अबाउट हाउ ऑब्जर्वेंट यू आर। आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर को देखते रहते हैं क्या? कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिलता है तो कैसे डिटेल्ड इंक्वायरीज करते हैं, विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो 100% एक ऑडिटर को कंसिडर करनी पड़ती है। एंड एक कंपनी में मैनेजमेंट इनके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आपको बस वही बताने का ट्राई कर रहा था, इवन ए कंपनी लाइक टीसीएस कैन ऑल्सो हैव सच एम्प्लॉय रिलेटेड फ्रॉड्स। 100% अगर वेंडर ऐसा कर रहा है, कोई ना कोई तो एम्प्लॉय रिलेटेड ही रहेगा यार। मतलब देयर विल बी समवन एट अ लोअर लेवल हु हैज अ अथॉरिटी जिसका मिसयूज हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसका मिसयूज, मतलब कहीं ना कहीं अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। पॉइंट क्या है, कंपनी में मिसस्टेटमेंट्स काफी हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई गलतियां नहीं हो सकती है। अब वो मिसस्टेटमेंट इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। हमें समझना पड़ेगा क्या ये मिसस्टेटमेंट मटीरियल है क्या? अगर गलती मिले तब भी मटेरियल है कि नहीं सोचना पड़ेगा। गलती ना मिले तो सोचना पड़ेगा जो गलती हो सकती है क्या वो मटेरियल होगी कि नहीं। बिना मटेरियल हुए आप 705 में नहीं आओगे। रिमेंबर, 705 में कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा? हर केस में वर्ड मटेरियल इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? मटेरियल। तो अगर गलती मटेरियल ही नहीं है ना, तो आपको इधर आना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू कम टू 705। तो सर सुनना, ऑडिटर को कोई गलती मिलता है, बट ऑडिटर के जजमेंट में लगता है ये मिसस्टेटमेंट तो है बट मटेरियल नहीं है। विल आई गो टू 705? नो। फॉरगेट अबाउट विच मॉडिफिकेशन, द क्वेश्चन ऑफ मॉडिफिकेशन शुड नॉट अराइज। एम आई मेकिंग इट क्लियर? Forget about which modification. If it is not a material misstatement, you will not even think about 705, because for a 705 to become applicable, there should be a material misstatement or a possible material misstatement. दोनों केस में गलती क्या होनी चाहिए? Material. Is this clear to you? तो सर सिंपल चीज है, जब मुझे कोई गलती मिल जाए या मुझे लगता है गलती हो सकती है, पहले वाले में गलती मिल गई है, दूसरे वाले में लगता है गलती हो सकती है, दोनों केस में गलती क्या होनी चाहिए? मटेरियल होनी चाहिए। वो बेयर मिनिमम है। फिर क्वेश्चन आता है क्या ये गलती परवेजिव है या परवेजिव नहीं है? इसके लिए काम कीजिए, पहले नोटबुक में आइए। आपने लिखा होगा ना नेचर ऑफ मैटर, आपने लिखा होगा नेचर ऑफ मैटर, दैट वाज योर कॉलम नंबर 1, बराबर है। कॉलम नंबर 2 का हेडिंग लिखिए मटीरियल बट नॉट परवेजिव। कॉलम 2 का हेडिंग लिखिए मटीरियल बट नॉट परवेजिव। एंड कॉलम 3 का हेडिंग लिखिए मटीरियल एज वेल एज परवेजिव। मटीरियल एज वेल एज परवेजिव। अभी जो कॉलम नंबर 2 एंड 3 है, इन दोनों को कनेक्ट करके लिखिए नोट। कॉलम 2 एंड 3 जो है मटीरियल बट नॉट परवेजिव, एंड तीसरा मटीरियल एज वेल एज परवेजिव, कनेक्ट करके लिखिए नोट नंबर 1। टेबल के नीचे आ जाइए, नोट नंबर 1, ऑडिटर्स जजमेंट about the pervasiveness, auditor's judgment about the pervasiveness of the effects or possible effects of the effects or possible effects of misstatements on financial statements, of misstatements on financial statements। रुक जाइए, पूरा सेंटेंस को पढ़िए शांति से, क्या लिखा है। हमें
अपने जजमेंट का इस्तेमाल करना है यह समझने के लिए कि जो गलती हमें मिली है, द वर्ड इफेक्ट मतलब इट्स अ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, एंड व्हेन आई यूज द वर्ड पॉसिबल इफेक्ट मतलब इट्स अ अनआइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। एक आइडेंटिफाइड है, दूसरा क्या है, अनआइडेंटिफाइड। मतलब हमें जजमेंट का इस्तेमाल करना है, अगर गलती मिल जाए तो क्या वो परवेजिव है कि नहीं है, और अगर लेट्स से ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और लगता है गलतियां हो सकती है, उसका भी मुझे इफेक्ट परवेजिव है कि नहीं है ये समझना पड़ेगा। मतलब बॉटम लाइन क्या है, परवेजिव वर्ड विल डिसाइड which modification should come। मतलब कैन आई से मटीरियल वर्ड इंपॉर्टेंट था 705 में एंटर करने के लिए, बट आफ्टर एंटरिंग 705 परवेजिव वर्ड विल चेंज द मॉडिफिकेशन। ढंग से सुनना, अगर गलती मटीरियली नहीं है तो 705 में नहीं आऊंगा। कहां नहीं आऊंगा, 705 में ही नहीं आऊंगा। इफ इट्स नॉट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई शुड गिव अ क्लीन ओपिनियन। इफ आई बिलीव इट वोंट बी अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई विल नॉट गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन। तब मेरे को आई शुड गिव अ क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड देने का जरूरत ही नहीं है। 705 में एंटर होने से पहले गलती होनी चाहिए या लगना चाहिए गलती होगी, और क्या वो मटेरियल हो सकती है क्या। अगर मटेरियल लगता है तो 705 में आओगे। व्हेन आई एंटर 705, अब ये टेबल के अंदर क्वालिफाइड कब आएगा, एडवर्स कब आएगा, डिस्क्लेमर कब आएगा, वो किस पे डिपेंडेंट है, एक ही वर्ड पे, दैट इज कॉल्ड एज परवेसिव। मतलब सर ढंग से सेंटेंस को पढ़ो, ऑडिटर का जजमेंट अबाउट परवेसिवनेस, परवेसिवनेस ऑफ गलती जो मिली उसका इफेक्ट, या जो गलती हो सकती है उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। परवेसिव क्या है समझाऊंगा। एग्जाम में परेशान करने के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच मॉडिफिकेशन should come under what circumstances is dependent upon which factor। कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा वो नहीं पूछेगा, वो डिपेंडेंट किस फैक्टर पे ये बता। दो चीज पे, नंबर 1 किस वजह से मिसस्टेटमेंट आ रहा है। मतलब बेसिकली जो तेरा टेबल है ना, टेबल में दो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। पहला वाला नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, this is my factor number 1। nature of matter giving rise to modification is my factor number 1 कि भाई modification ही क्यों आ रहा है। फिर फैक्टर नंबर 2, ये जो नोट लिखा है तेरे को, क्या ये गलती परवेजिव है या नहीं है, ये फैक्टर के हिसाब से डिसाइड करूंगा विच मॉडिफिकेशन शुड कम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। मार्किंग कर लीजिए दो वर्ड्स, एक आपने लिखा होगा नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, ब्रैकेट्स में लिखो फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, ब्रैकेट्स में लिखो फैक्टर नंबर 1। एंड दूसरा आपने जो नोट लिखा है अभी, ऑडिटर का जजमेंट कि भाई गलती या जो पॉसिबल गलती है वो परवेजिव है कि नहीं है। देखो ध्यान रखना, वर्ड क्या है, जजमेंट है, तो जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेगा ये परवेजिव है या नहीं है। बट दिस इज माय फैक्टर नंबर 2। इस नोट को मार्क करके ब्रैकेट्स में लिख लो फैक्टर नंबर 2। एमसीक्यू में ऐसी चीजों पे क्वेश्चंस बनाना काफी कॉमन है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। सबको मालूम होगा कि भाई परवेजिव हुआ तो कौन सा मॉडिफिकेशन आएगा, वो क्वेश्चन इंटरमीडिएट में भी आ सकता है। यहां परेशान कैसे करेगा, नॉट विच मॉडिफिकेशन, विच मॉडिफिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन विच फैक्टर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट स्पेंड करो, दोनों फैक्टर्स को पढ़ो शांति से एक बार। पहले तो भाई मॉडिफिकेशन क्यों आ रहा है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा चीज, ये जो गलती है या जो गलती हो सकती है, देखो पूरे 705 में 2 चीज आएगा, इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट। इफेक्ट मतलब गलती मिल गई होगी, पॉसिबल इफेक्ट मतलब जो गलती हो सकती है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन, क्योंकि आपने पढ़ा ना देयर आर 2 सर्कमस्टेंसेस जब मॉडिफिकेशन आ सकता है। सर्कमस्टेंसेस नंबर 1 व्हेन यू आइडेंटिफाइड अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सर्कमस्टेंसेस नंबर 2 जब मैंने लिखा है वर्ड पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। देखो मैंने लिखा है था आपको सर्कमस्टेंसेस के पॉइंट नंबर बी में, मैंने ब्रैकेट्स में देखो क्या लिखा है,
सर्कमस्टेंसेस का पॉइंट नंबर 2 या बी जो भी है, ब्रैकेट्स में देखो क्या लिखा है, पॉसिबल, तो उसका मतलब क्या है, पॉसिबल इफेक्ट। ध्यान रखना, इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट का मतलब गलती जो मिल गई है या जो गलती हो सकती है, इनका इफेक्ट परवेजिव है कि नहीं है, कितना परवेजिव है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा। ये फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर कंक्लूडिंग विच मॉडिफिकेशन आई शुड गिव। क्या फैक्टर्स समझ में आए क्या? पक्का। आज हम 705 में व्हेन डू वी इंक्लूड मॉडिफिकेशन डिस्कस किया, 3 मॉडिफिकेशन डिस्कस किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए कि भाई किस फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा। In the next lecture, we will have to discuss the word pervasive. We'll have to spend good 15-20 minutes, क्योंकि pervasive word अगर समझ में आएगा तो ही आपको ये तीनों टाइप्स के मॉडिफिकेशन समझ में आएंगे। क्या अभी तक जो हमारा स्पीड जा रहा है बराबर है? Is this fair enough for you to understand? से इससे स्लो नहीं जा सकते, समझ रहे हो मेरा बात? आप सो जाएंगे 100%। मेरे को जो ऑनलाइन देख रहा है उसका तो डर ही लग रहा है ऑलरेडी, बट एनीवेज आई थिंक दिस शुड बी अ फाइन। Are we good? Okay, I'll just stop the recording. You guys can watch the next lecture. Online students, thank you. Live online students, kindly wait for 1 minute. Recorded students, thank you.